Why not option buying and why option selling? तो डेटा देख करके प्रॉपर बैक टेस्ट करके मुझे पता होता है कि हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन कितना है, मेरा मैक्स लॉस कितना है, और उस बेसिस पे मैं पोजीशंस बनाता हूँ। नहीं, मेरे को बड़ा ट्रेडर बनना है तो बड़े ट्रेडर जो करते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट करते हैं, मुझे वो सीखना पड़ेगा और वही जर्नी मुझे आज यहाँ पे बैठाएगी। इन केस ऑफ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हो, मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया, तो जो आपने कॉन्ट्रा पोजीशन बनाई थी वो आपके एक बड़े लॉस को कंपनसेट करता है। Option buyer जो है, he is playing on the profitability and the option seller is playing on the probability. Where 70% times the option seller will win. हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है जब बहुत छोटी एज में लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं। इससे आपकी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो मार्केट में बहुत ज्यादा बूस्ट होती है उसको कंट्रोल मिलता है। एज इन बहुत सारे लोग जब पढ़ाई करके रिसर्च करके अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो स्पेकुलेशन कम और एजुकेटेड ट्रेडिंग ज्यादा होती है। और ऐसे ही लोगों को सेबी और हमारे सारे रेगुलेटर्स जो हैं वो भी प्रमोट करते हैं कि सभी लोग पढ़ लिख कर एजुकेशन के साथ ही मार्केट्स के अंदर आए। आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट ने ज्वाइन किया है, मिस्टर कुंदन प्रजापति। बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत छोटी एज में ट्रस्ट मी बहुत डीप रिसर्च करी है। अभी ऑफ द कैमरा अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ रहा था, उनके बारे में स्टडी कर रहा था और उनसे पर्सनली भी बात कर रहा था। तो वहां पर उन्होंने मुझे बताया किस तरीके से वो पिछले 8-9 साल से कैसे एक थॉरो रिसर्च के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में आए, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत रिसर्च करी है और आज इस मास्टर क्लास में हमारे साथ ज्वाइन किया है और अपनी जितनी भी रिसर्च है, अपनी जितनी भी एजुकेशन उन्होंने गेन करी है, जो भी रिसर्च वो किया है, उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो उनको लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छी होगी, वो भी वो शेयर करेंगे। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच कुंदन फॉर डूइंग दिस फॉर अस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ट्रैवलिंग सो फार फ्रॉम योर होम। So I welcome you here in Delhi. First of all, thank you so much सर, इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के लिए एंड जितना अच्छे से एलोबरेट किया चीज़ों को। सो थैंक यू एंड थैंक टू धन कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बनाया है फॉर इवन फॉर ट्रेडर्स, और ये जो एजुकेटिव इनिशिएटिव है जिससे सबको हेल्प हो रही है और आप जेन्युइन ट्रेडर्स को ला रहे हैं। सो थैंक्स टू यू एंड धन। ओके, सो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, हम ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में हमेशा एक वो रहता है कि क्या करें, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो हम पहले वो मिथ भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सही क्या है, और ऐसे हवा में नहीं, टेक्निकली क्या सही है, किससे पैसा बन सकता है, और एक स्ट्रैटेजी भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे ना ही आपको कोई चार्ट देखना है, ना ही आपको कोई एडजस्टमेंट करनी है। तो बिना एडजस्टमेंट के और बिना चार्ट के प्रॉपर बैक टेस्ट रिपोर्ट के साथ एक स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने वाला हूँ, जिससे ऑडियंस बहुत बड़ा रिटर्न्स तो मैं नहीं प्रॉमिस करता, बट हाँ कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना सकता है। ओके, हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे हमारी पूरी डिस्कशन की कि आप कह रहे हैं कि बिना चार्ट्स देखे आप ऑप्शन सेलिंग करके, जहाँ पर ब्लैक स्वैन इवेंट के भी रिस्क होते हैं, जहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे 7 अप्रैल को जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर पॉलिसी आई थी या न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से मार्केट्स नीचे गिरी थी। वहाँ पर भी आपकी स्ट्रैटेजीज किस तरीके से सॉलिडली खड़ी रहती हैं। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर कोई भी रिटर्न्स की गारंटी, रिटर्न्स का प्रॉमिस करने में कभी भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम उस फेज़ में जाने से पहले मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि वाई, क्योंकि आप भी जब मार्केट्स में आए तो ऑप्शन बाइंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा। वाई नॉट ऑप्शन बाइंग एंड वाई ऑप्शन सेलिंग? सो बेसिकली मेरी जर्नी सर ऐसे स्टार्ट होती है कि मैंने इक्विटी ट्रेडिंग से स्टार्ट करी थी बैक इन 2017। उस टाइम पे ब्रोकर्स जो थे 25x का लीवरेज देते थे, ठीक है। सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो इक्विटी में इंट्राडे भी करा, स्विंग ट्रेडिंग भी करी। इंट्राडे में 25x एवरेज मिलता था, तो 2 साल तक 2019 तक मैंने इक्विटी करा। फिर मेरे फादर कहते थे कि लाइफ में किसी भी फील्ड में जाओ, उस फील्ड के जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनको सिर्फ उनके पाथ को कॉपी कर लो तो तुम काफ़ी लोगों से ऑलरेडी बहुत ऊपर रहोगे। तो जब 1-2 साल हो गया, दिमाग थोड़ा डेवलप हो चुका था कि नहीं ट्रेडिंग से हम कुछ कर सकते हैं, तो मैंने सिंपली गूगल किया कि बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में। सो आज भी अगर करोगे तो आपको 2 चीज़ें आएंगी। एक आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो जिससे आप वेल्थ क्रिएट करते हो, अदरवाइज हेजिंग, राइट। तो हेजिंग मेरे लिए बहुत नया टर्म था। देन वहाँ पे फिर वो रिसर्च स्टार्ट हुई, और जब भी आप हेजिंग की बात करते हो तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो बात होती है वो ऑप्शन सेलिंग की होती है। जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, प्रॉप फर्म्स हैं, तो वो कॉल पुट बाय करके नहीं जा रहे ना, दे आर डूइंग प्रॉपर हेजिंग स्ट्रैटेजीज। सो वहाँ से वो एक सीड आया और फिर वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने ऑप्शन सेलिंग से ही स्टार्ट करी। मेरे को एक लॉट ऑप्शन बाइंग नहीं होती है।
इतनी जो MTM स्विंग होते हैं ऑप्शन बाइंग में, साइकोलॉजिकली मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में बड़े से बड़ा पोजीशन आई कैन ईजिली कैरी, क्योंकि प्रॉपर मैं डेटा बेसिस पे काम करता हूँ, स्पेकुलेशन नहीं करता। तो डेटा देख करके प्रॉपर बैक टेस्ट करके मुझे पता होता है कि हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन कितना है, मेरा मैक्स लॉस कितना है, और उस बेसिस पे मैं पोजीशंस बनाता हूँ। ओके, सो ऑप्शन सेलिंग की तरफ आपका इंक्लिनेशन है। आपको लगता है कि सभी को ऑप्शन सेलिंग एज एन एक मेजर चंक को ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए? क्योंकि ऑप्शन बाइंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो ऑप्शन सेलिंग कभी मैच नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? आपको ही पता है कि मार्केट में सेबी, मतलब मैं नहीं क्लेम करता, आप नहीं क्लेम करते, सेबी कहते हैं कि 91% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, राइट? अब उस 91% ट्रेडर्स में आप देखोगे कि आपको ऑप्शन सेलर्स, 100 ऑप्शन सेलर्स आप मिलोगे ना, तो उसमें से 30-40 ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रहे होंगे। लेकिन अगर आप 100 ऑप्शन बायर के पास जाके पूछो तो बोलेगा 1 या 2 लोग होंगे जो पैसा बना रहे होंगे, मे बी बहुत छोटे कैपिटल पे बना रहे होंगे 1-2 लाख से। बट किसी भी एक स्केलेबल ट्रेडर जो जिसका फुल टाइम ट्रेडर है, जो 2-4 करोड़ रुपए से ट्रेड करता है, एक सीरियस ट्रेडिंग एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहा है, वो ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा है। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना कि कोई भी मार्केट में आता है तो इस थॉट प्रोसेस से नहीं आता है कि मेरे को 20-30 हज़ार कमाना है। सबको है कि बड़े सपने हैं कि मार्केट बहुत बड़ा पैसा बनता है, ये है वो है। तो जब आपको बड़ा पैसा बनाना है और आपको बड़ा ट्रेडर बनना है, तो आपका थॉट प्रोसेस भी बड़े ट्रेडर की तरह एटलीस्ट आप हो नहीं हो डजंट मैटर, बट सोचना तो पड़ेगा ना। वैसे पैसा उतना है या नहीं है फर्क नहीं हाँ, पड़ता है, लेकिन सोच वैसी होनी चाहिए। सोच वैसी होनी चाहिए। और सोचना मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर आप सिंपल कोई भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, अभी आज आपको 1 करोड़ पे दे दिया जाए, तो आपकी जो RSI वाली स्ट्रैटेजी है या सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी है, उस पर आप कॉल बाई पुट बाई कर सकते हो। शायद आंसर आएगा नहीं, कि इतने बड़े फंड पे नहीं कर सकते। सो फिर क्या फ़ायदा? मेरा ये मानना है कि अगर आपको बड़ा ट्रेडर बनना है तो आप वैसे स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करो जो स्ट्रैटेजी स्केलेबल हो। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो लोग 20-50 हज़ार से भी कर रहे हैं, ठीक है, 1-2 लाख से भी कर रहे हैं, और देयर आर ट्रेडर्स जो 1000 CR भी डिप्लॉय कर रहे हैं थ्रू एल्गोज, HFT। सो मेरा ये मानना है कि जो स्केलेबल ट्रेडर जो काम कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, अगर हम स्टार्टिंग से फोकस हम वहीं पे करें तो इनिशियली विद इन लाइक डाउन द लाइन 4 to 5 years हमारे पास वैसा थॉट प्रोसेस होगा, वैसा माइंडसेट होगा, प्लस हमारे पास वैसी स्ट्रैटेजीज भी होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से हम वैसी स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास स्किल है ना, पैसा नहीं भी है, तो मार्केट में प्रॉप फर्म्स हैं जहाँ पे आप एज अ एम्प्लॉय, एज अ ट्रेडर ज्वाइन कर सकते हो, बट आपके पास स्किल होना चाहिए। सो मेरा इनिशियली जो स्टार्टिंग से फोकस रहा है कि स्केलेबल ट्रेडिंग करनी, मेरे को बड़ा ट्रेडर बनना है, तो बड़े ट्रेडर जो करते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट करते हैं, मुझे वो सीखना पड़ेगा, और वही जर्नी मुझे आज यहाँ पे बैठाएगी। आपने हेजिंग वर्ड यूज़ करा, 1-2 बार यूज़ कर लिया, एग्जैक्टली होती क्या है हेजिंग आपकी लैंग्वेज? अगर बहुत सिंपल वर्ड में बताऊँ, एकदम लेमन लैंग्वेज में, अगर आपने 20 लाख की कार खरीदी, ठीक है, अब 20 लाख की कार के लिए आप कम से कम 50 हज़ार का इंश्योरेंस लोगे, ठीक है। वो इंश्योरेंस क्या है आपका? अगर कार चोरी हो जाती है, डैमेज होती है, एक्सीडेंट होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका वो डैमेज कवर करेगी, मतलब आपको जो लॉस हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है, ठीक है। सिमिलरली जो हेजिंग होती है कि आपने कोई भी पोजीशन बनाया, ठीक है, बाई साइड में या सेल साइड में, डजंट मैटर, या इवन आपके पास पोर्टफोलियो है, लेट्स से आपके पास निफ्टी में इन्वेस्टेड हो आप, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में एक कॉन्ट्रा पोजिशन हम बनाते हैं, जो कि इन केस ऑफ एनी ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हो, मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया, तो जो आपने कॉन्ट्रा पोजीशन बनाई थी वो आपके एक बड़े लॉस को कंपनसेट करता है। जैसे, और मान लो अगर कुछ भी सब अच्छा चल रहा है, आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सब कुछ सही है, तो वो जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, जो हेजिंग है, वो आपको एक तरह से नुकसान जाता है, बट अल्टीमेटली वो उसके लिए कि आपको कभी बहुत बड़ा लॉस ना हो, कुछ हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ हद तक। आपकी कार है, 20 लाख की कार है, अगर डैमेज हो गया, आपने इंश्योरेंस नहीं लिया, पूरा नुकसान हो गया। लेकिन 50 हज़ार रुपये दिए हैं तो आपको पता है कि चोरी भी हो जाएगी तो मेरे 16-17 लाख तो मिल ही जाएंगे। सिमिलरली ऑप्शन ट्रेडिंग में भी है कि अगर आपने 20 लाख की पोजीशन बनाई और उसको प्रॉपर हेज किया है, तो जहाँ पे लॉस आपको 5 लाख का हो सकता था, वहाँ पे शायद 50-60 हज़ार ही होगा, और जो 4-4.5 लाख का लॉस है वो आपके हेज ने बचा लिया। तो ये है इंश्योरेंस, आप अपनी पोजीशंस को ले रहे हो। कुंदन, यहाँ पे मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। सॉरी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन। अरे नहीं सर, बिल्कुल। So, 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। सबसे बढ़िया मैं बोलूँगा 3 प्रॉब्लम्स है ऑप्शन सेलिंग की जो हम सब लोग फेस करते हैं। ठीक है। पहला, मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है। दूसरा, लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है। और तीसरा, उसके लिए नॉलेज भी बहुत सारी चाहिए, जो एक आम पर्सन, कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई अपना प्रोफेशन परसू कर रहा है, डॉक्टर है,
इंजीनियर है, सीए है, तो उन सबके पास उतनी नॉलेज नहीं होती स्टॉक मार्केट की, और सबके पास ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना टाइम भी नहीं होता कि वो पूरी डिटेल में जाके नॉलेज ले पाए। तो ये 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके पास है, आप निकालते हैं अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर। आपने 3 प्रॉब्लम्स को आई मीन यू हैव टेकन केयर ऑफ इट। सो सबसे पहला आता है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा चाहिए। ये एक तरह से देखिए तो मिथ है, ठीक है। अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो कि आपने एक सिंपल कॉल बेच दिया या पुट बेच दिया, तो आपको 2-2.5 लाख रुपए के आसपास एक लॉट में चाहिए, आज की डेट में निफ्टी में चाहिए। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर हेज कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 26,000 मार्केट ट्रेड कर रहा है, आपने 26,300 की कॉल सेल कर दी, आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश रहेगा, आपने 26,300 की कॉल बेची, आपको मार्जिन लगेगा ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए या थोड़ा ज़्यादा। लेकिन 26,300 की कॉल बेच के आपने एक 26,500 या 600, 200-300 पॉइंट दूर जाके आपने एक हेज बाय कर लिया ना, फिर आपका 2 लाख से मार्जिन 60,000 पे आ जाएगा। बट उसमें मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट भी तो चला जाएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी अगर सर हम अभी देखेंगे ना तो ROI बढ़ जाएगी, ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ओके, मैं आपको अभी ऑप्शन के प्लेटफॉर्म पे, धन का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम ROI पे भी हम डिस्कस करें, अगर आप अलाउ करो तो वो हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे कि आपको लग रहा है कि 2 लाख पे आप कमा रहे हो, लेट्स से 2,000 रुपए, ठीक है, लेकिन अब तो आपका कितना ROI? 1%। लेकिन अगर आपने 60,000 पे अगर आपका मान लो जो क्रेडिट है दैट इज अराउंड 1,400, तो आपका ROI जो है वो मोर देन 2% हो गया। तो हेज करने से आपका एक जो सेकंड ऑप्शन था, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, प्रॉब्लम थी कि अनलिमिटेड रिस्क होता है, तो जैसे ही आप हेजिंग इंट्रोड्यूस करते हो, आपका मार्जिन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, ऑलमोस्ट 1/4 हो जाता है, प्लस जो सेकंड प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड रिस्क वो डिफाइंड रिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके मतलब ऑप्शन सेलिंग विदाउट हेजिंग किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग का सोच रहे हो ना, तो इट मस्ट बी डन विद द हेजिंग ओनली। अगर आप नेकेड बेच रहे हो तो आप यू आर जस्ट 1 डे अवे फ्रॉम ब्लोइंग योर कैपिटल। प्रॉपर अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको हेजिंग के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। आई होप मैंने 2 आंसर कर दिए होंगे कि मार्जिन कम से भी हो सकता है। अगर आप लाइक मार्केट में कोई अगर 1 लाख से भी कम लेके आ रहे हो तो क्यों ही आ रहा है? एटलीस्ट अगर 1 लाख हो तो आप 1 लॉट में आप ऑप्शन बेच पा रहे हो, एटलीस्ट वहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। हम उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो थर्ड प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। सर आपको ही पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ नॉट ए ईजी गेम, राइट? अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही क्यों रहे हो? सिंपल आप स्विंग ट्रेडिंग करिए जहाँ पे मतलब कि थोड़ा इजी है, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। कुछ नहीं आता, म्यूचुअल फंड कर लो, SIP कर लो, ज़्यादा बेटर है। अगर आपको ऑप्शंस करना है तो इट्स अ वेरी ब्रॉड सिलेबस, आपको सीखना तो पड़ेगा। आपने मतलब जो लोग आपने बोला जॉब लोग कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं। जो इंसान जॉब कर रहा है वो बचपन से पढ़ता आया है, नर्सरी क्लास से 12 पहले 12th करी, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर इंटर्नशिप करी, 15-16 साल बाद जाके उसको जॉब मिली, वो कमा पा रहा है उस जॉब से। यानी उस जॉब को पाने के लिए उसने 16 साल मेहनत करी है। तो स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि बिना नॉलेज के मैं वो पैसा बना लूँ, तो नहीं पॉसिबल होगा सर। हमारी फाइट एज अ रिटेल ट्रेडर, हमारी फाइट इंस्टीट्यूशन से है। बहुत सारे हमारे सारे पार्टिसिपेंट जो ऑपोजिट पे खड़े हैं, सबकी सबसे सो इट्स नॉट इजी गेम। आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, वो टाइम देना पड़ेगा, 2-4-6 महीने 8 महीने सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अदरवाइज तो सेबी का डेटा कह रहा है कि नुकसान हो रहा है, सो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको बेसिक समझने पड़ेंगे, आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। छोटे लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है कि बड़े कैपिटल से आ जाएंगे ऑप्शन बेचने कि चलो एक ही बार 20 लाख लेके। अरे नहीं, आप पहले 5 लाख से शुरू करो। पहले उस पर 6 महीने देखो कि कंसिस्टेंटली रिटर्न बना पा रहे हो कि नहीं बना रहे हो, आपने जो नॉलेज गेन किया। उसके बाद 5 से 8 पे जाओ, 8 से 12 पे जाओ, 12 से 16 पे जाओ। तो साइकोलॉजिकली आपकी साइकोलॉजी भी धीरे धीरे ग्रेजुअली स्ट्रांग हो रही है। एक ही बार वो MTM स्विंग दिखेगा, फिर आप होल्ड नहीं कर पाओगे पोजीशंस को। कुंदन, ये हमारी मास्टर क्लास सीरीज़ है जहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके, ठीक है, और उसको एक डिसेंट इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल जहाँ पर भी हमारे प्रेजेंटर उसको लेकर जाना चाहते हैं। और तो ये वाली मास्टर क्लास में हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। Correct. तो आई थिंक आपने भी एक PPT प्रिपेयर करी है हमारे व्यूअर्स के लिए। सो सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वाई नॉट ऑप्शन बाइंग, वाई ऑप्शन सेलिंग, हाउ ऑप्शन सेलिंग, आपकी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट। अब आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू ड्राइव दिस एंटायर कन्वर्सेशन। तो आप बताइए कि आप सबसे पहले हमें क्या बताएंगे इसके अंदर। सो सर हम जो आज डिस्कस करेंगे, तो पहले तो लोगों को यही समझना है कि ऑप्शन मार्केट जो है ना वो डिफरेंट कैसे है कैश मार्केट से।
वो डिफरेंस ही नहीं पता। और जब वो डिफरेंस समझते हो तो फिर आपका दिमाग काम करने लगता है कि यार एक्चुअली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। सो कुंदन, फिलहाल मैं अपने व्यूअर्स के साथ आई थिंक मैं ये बात इनको कमिट कर सकता हूँ अभी के सेशन के एंड तक, आज वाले वीडियो के एंड तक, दे विल बी हैविंग वन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विद देमसेल्फ, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो मुझे आपकी बातों से समझ में आ गया कि वो ऑप्शन सेलिंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि आप उसी के ही लॉयर हैं। सो और वो हर मार्केट में यूज़ की जा सकती है या किसी पर्टिकुलर टाइप की मार्केट में यूज़ की जा सकती है? जो मेरी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो ऑलमोस्ट सारे मार्केट कंडीशंस में कर सकते हैं। कुछ एक दो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज होती हैं जो जिसके लिए एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस चाहिए होता है, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। आज जो स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी वीकली स्ट्रैटेजी, तो आप सारे मार्केट कंडीशंस में ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी जो कुंदन की टाइम टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। उनके रिजल्ट्स भी वो शेयर करने वाले हैं आपके साथ, कैसा उस स्ट्रैटेजी ने पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो भी डेटा अवेलेबल होगा, कैसा परफॉर्म किया है, कब परफॉर्म करती है, कब नहीं परफॉर्म करती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट्स में डालते रहिएगा, सो दैट ये वीडियो खत्म होने के बाद और जब ये वीडियो लाइव जाएगा तो हम आपके सारे क्वेश्चन के आंसर डेफिनेटली करेंगे। सो प्लीज़ कुंदन, ओवर टू यू। ठीक है सर, आपने इंट्रो तो दे ही दिया, अब आते हैं सीधे अपने ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास पे। सबसे पहले हमने बात करी कि ऑप्शंस कैश मार्केट से कैसे डिफरेंस है। तो देखो, अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो 3 तरह के मार्केट होते हैं, एक बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट, साइडवेज मार्केट। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो तो आपको सिर्फ एक मार्केट कंडीशन है जहाँ पैसा बनता है, दैट इज बुलिश। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप पैसा बना रहे हो, या स्विंग ट्रेडिंग करो या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हो। अगर बेरिश है या साइडवेज है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। आपके पास कोई ऑप्शन ही, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ से आप पैसा बना सकते हो। वहीं पे अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो वहाँ पे 5 डायरेक्शन होते हैं। लोगों को पता ही नहीं है ज़्यादातर, उनको लगता है कि सिर्फ बुलिश बेरिश खेल रहे हैं, एज एन ऑप्शन बायर जो सोचते हैं। लेकिन जब आप ऑप्शंस को डीप रिसर्च करते हो आपको पता चलता है कि ऑप्शंस में 5 डायरेक्शन होते हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला होता है बुलिश, ठीक है। फिर साइडवेज टू बुलिश, बेरिश, साइडवेज टू बेरिश एंड साइडवेज। तो ऑप्शंस आपको ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सारे मार्केट कंडीशंस को ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। आपको ये रिलाई नहीं होना है मार्केट पे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ही पैसा बनेगा। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं और नॉलेज है तो आप ये किसी भी मार्केट सिनेरियो में पैसा बना सकते हो। दैट इज़ वाई ऑप्शंस की तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा है कि यार कुछ भी होगा अगर हम इसमें कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी से मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी सर प्लीज, कि आप जो स्ट्रेटजीज की बात करें, जो आप डिस्कस करने वाले हैं, वो एक स्ट्रेटजी इन 5 मार्केट्स में काम करती है या इसको अलग अलग सेग्रीगेट करना पड़ता है? नहीं, एक ही स्ट्रैटेजी सारे मार्केट कंडीशंस में काम करेगी। एक ही स्ट्रेटजी सारी मार्केट कंडीशंस में। अगर बुलिश है तो भी पैसा बनेगा, साइडवेज टू बुलिश है तो भी पैसा बनेगा, अगर साइडवेज है तो भी पैसा बनेगा, साइडवेज टू बेरिश है तो थोड़ा कम बनेगा, बेरिश में थोड़ा लॉस होगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो मतलब अमाउंट ऑफ मनी डिफरेंट होगा लेकिन पैसा हर जगह बन सकता है। मतलब जो बेरिश होगा वहाँ पे हम थोड़ा 0.2 0.3 का लॉस भी लेंगे, बट दैट इज फाइन, उतना छोटा रिस्क ले सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई भी होली ग्रेल स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगर हमारी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ऑप्शन हेजिंग से आप होली ग्रेल बना लोगे या 100% एक्यूरेट, कुछ नहीं होता। 70% प्रोबेबिलिटी पे आपको गेम खेलना है। बस आपको जो ध्यान देना है RR, रिस्क रॉ रेशियो, कि आप जब लूज करो तो छोटा लूज करो और पैसा बनाओ तो ज़्यादा पैसा बनाओ, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे जब 5 डायरेक्शन है ना, तो जो ऑप्शन बायर है वो सिर्फ 2 ही डायरेक्शन ट्रेड करता है, बुलिश एंड बेरिश। उसको ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो पैसा बना सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो पैसा बनाएगा। लेकिन ऑप्शंस में तो 5 डायरेक्शन हो गए ना, तो 2 डायरेक्शन में आप 50% प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो। उसमें भी कुछ मैंने एक बनाया है PPT, मे भी आप समझो। और जो लोग भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए ज़रूर कि प्रोबेबिलिटी कितनी है मार्केट में पैसा बनाने की। लेट्स से हमने कॉल बाई, हमारा व्यू बुलिश है तो हम कॉल बाई करेंगे। अगर आप कॉल बाई करते हो तो 5 डायरेक्शन है, देखो बुलिश है, साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बेरिश एंड बेरिश। 5 डायरेक्शन जो है, अगर आपने कॉल बाय करा हुआ है तो मार्केट बुलिश हुआ, अचानक से मोमेंटम आ गया आपके एंट्री लेते ही, तो आपको पैसा बनेगा, अच्छा बनेगा। अब उसमें अच्छे में भी एक बहुत ऑब्जेक्टिव, ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कि आपके अंदर वो साइकोलॉजी है क्या वो होल्ड करने की। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखता तो है, लेकिन कितने लोग अपने 100 रुपए वाले ऑप्शन को 1000 रुपए तक होल्ड करके नहीं कर पाते। 100 पर 200 हुआ हम निकल जाएंगे, 200 भी नहीं, 120 में निकल जाते हैं। सही कह रहे हैं। सो एक मार्केट सिचुएशन है, एक ही सिनेरियो जहाँ पे आप पैसा बनाते हो एज एन ऑप्शन। अगर मान लो साइडवेज टू बुलिश हुआ,
धीरे धीरे मान लो आपने एक्सपायरी डे पे कुछ हीरो जीरो लोग करते रहते हैं, आपने सुबह 10 बजे का खरीद लिया, अगर साइडवेज मतलब पूरे दिन 2-3 घंटा साइडवेज रहा, फिर ऊपर भी गया तो आपको कुछ नहीं बनना, क्योंकि ओटीएम होगा जीरो, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसकी, वो जीरो हो जाना है। तो उसमें मैंने ज़्यादा देर साइडवेज रहा और फिर बुलिश गया तो मेरे कोई फायदा नहीं, थीटा डी के आपको खा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने साइडवेज टू बुलिश में या तो लॉस होगा या तो शायद ब्रेक इवन भी निकल जाए, तो छोटा प्रॉफिट हो सकता है अगर एक्सपायरी डे नहीं है तो मैं इसको 20% प्रोबेबिलिटी पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं 10% फेवर कर दे रहा हूँ ऑप्शन बायर को कि चलो यहाँ पे भी आपने कुछ पैसा बना लिया। बाकी साइडवेज रहा तो सर होना आपको लॉस है, थीटा डी के खाएगा ही। साइडवेज टू बेरिश हो गया उसमें भी लॉस होगा, और बेरिश हो गया उसमें भी लॉस होगा। यानी अगर हम 5 सिनेरियो देखें तो 100% प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 20% अगर हम देखें तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा बना रहे हो, बाकी ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द टाइम आपको पैसा नहीं बनेगा। तो सोचो इतने कम प्रोबेबिलिटी में आपको कितना ज़्यादा हाई स्किल होना पड़ेगा, कितना ज़्यादा आपकी जो एग्जीक्यूशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो साइकोलॉजी जब मोमेंट आई तो हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में जो काम करता है ना, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। बहुत कम प्रोबेबिलिटी पे, बहुत कम मार्जिन पे आप खेल रहे हो, जहाँ पे पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। मतलब हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम्हें ऑप्शन बाइंग नहीं आती इसीलिए इसके खिलाफ बोल रहे हो। हाँ, मुझे नहीं आती। मेरा अगला क्वेश्चन ये आने वाला था, खैर इस टाइप से नहीं आने वाला था बट आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि ये तो मैं समझ गया कि आप ऑप्शन बायर के अगेंस्ट हो, लेकिन क्या ऑप्शन बायर जेन्युइनली पैसे नहीं कमा रहे हैं मार्केट के अंदर? मैं ये नहीं कर रहा, 1000 में एक बंदा कमा रहा होगा, 100 में एक नहीं, 100 में नहीं, बिल्कुल भी। सीबी का डेटा देख लो, अच्छा, जो 7% प्रॉफिटेबल हैं वो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। 7% प्रॉफिटेबल में भी उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला 7% लॉस मेकिंग नहीं है। लॉस मेकिंग नहीं उसमें से कितने लोगों का रिटर्न एफडी से ऊपर है, एफडी से भी कम, हाँ, है। ये सब भी है। सो बेसिकली है ना, देखो आपको टाइम के अगेंस्ट में रहना है या टाइम को अपने फेवर में करना है, ये डिसाइड आपको करना है, ठीक है। अगर और जो मैंने पहले स्टार्ट में बोला कि स्केलेबल ट्रेडिंग, क्या आप 2 करोड़ से ऑप्शन बाइंग कर पाओगे, 1 करोड़ से ऑप्शन बाइंग कर पाओगे, 50 लाख से ऑप्शन बाइंग कर पाओगे? शायद नहीं। एक थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन है मेरा। जी सर, प्लीज। मैं रोज FII DI का डेटा देखता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर वो लोग भी तो ऑप्शन बाय करके जा रहे होते हैं। ज्यादातर या तो फ्यूचर्स में पोजीशंस होती हैं जो प्रो डेटा अगर आप फ्यूचर में होती हैं, हाँ, बट ऑप्शंस में भी तो होती हैं उनकी, वो हेज्ड या तो हेजेस होंगे, राइट। आई एम नॉट, अब देखो सबका अपना अपना, मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे जाता है। अगर आप एक ऑप्शन बाय कर रहे हो, वहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी, और ऑप्शन सेल कर रहे हो सेम ऑप्शन, कैन वी से कि ऑप्शन बायर जो है ही इज प्लेइंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ऑप्शन सेलर इज प्लेइंग ऑन द प्रोबेबिलिटी, where 70% times the option seller will win, yes, and 30% time option buyer will win. बिल्कुल, in the best case scenario, जो एकदम बेस्ट, आपने सही आंसर किया। सो बेसिकली मेरा ये जो पॉइंट प्रूफ करना मैं चाहता हूँ कि एज अ ट्रेडर आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चाहिए या प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, वो आपका डिसीजन है। मैंने प्रोबेबिलिटी चूज करा, और दैट इज़ वाई 9 साल हो गए मैं ऑप्शन सेलिंग में, थोड़ा पैसा लेकिन कंसिस्टेंट कमा कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन ऑप्शन सेलर। यस, मेरे को अगर 2% भी मिलेगा महीने का चलेगा, बट मेरे को पता है कि मैं इससे कंसिस्टेंट बना सकता हूँ। ऑप्शन बाइंग में वो सर्टेनिटी मुझे नहीं मिलती है, क्योंकि डेटा कहता है कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है। जो इम्पल्सिव मूव आते हैं, एक बार मूव आएगी फिर वो थोड़े टाइम तक रेंज, फिर मूव, तो वो उस टाइम पे मैं एज एन ऑप्शन बायर में उसको कैच कर पाया, कैच किया तो कितना होल्ड कर पाया, वो मेरे को अनसर्टेनिटी में नहीं जाना। मुझे ये है कि ये मैं ऑप्शन बेच रहा हूँ, मेरा इतना 70% चांस है मैं इसमें पैसा बना लूंगा, और अगर थोड़ा मेरे अगेंस्ट पे गया तो आई हैव लिमिटेड लॉस अगर मैं बाहर निकल, हाँ, एडजस्टमेंट्स वगैरह करके मैं कुछ ना कुछ तो बना लूँ। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्टॉप लॉसेस भी होते हैं? यस, बिल्कुल, बिना स्टॉप लॉस के सर। मैं एक लाइन हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो लॉसेस को काटना सीख जाओ। अगर आप लॉसेस लेना सीख गए ना, तो पैसा ऑप्शन सेलिंग में तो ऐसे आता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब ऑप्शन सेलिंग में एक कहावत भी है कि ऑप्शन सेलर्स ईट लाइक एन एंट एंड शिट लाइक एन एलिफेंट। प्रीमियम छोटा छोटा खा रहे होते हो और जाता है तो बहुत बड़ा जाता है, तो वो छोटे पे ही काट दो, तो आप ऑप्शन सेलिंग में बहुत आराम से पैसा बना सकते हो। ऑप्शन बाइंग से सर मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि दैट इज़ वेरी हाई स्किल गेम, और स्केलेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आती है, साइकोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर ऑप्शन बाइंग से जो लोग प्रॉफिटेबल हैं, ईदर दे आर डूइंग विद द एल्गो, जहाँ पे साइकोलॉजी आपकी नहीं है। आपने एक बैक टेस्ट किया स्ट्रैटेजी, हिस्टोरिकल डेटा देखा, 4-5 साल का डेटा देखा, बेस्ड ऑन दैट आपने इन लोगों को बोला ठीक है ये इतने कैपिटल पे तुम ट्रेड लेते रहो, उसमें एनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो जो आपने बोला ना कि FIDI डेटा में जो लोग पैसा बना रहे हैं, तो वो बैठ के कॉल पुट नहीं बाय कर रहे हैं, उनका एल्गो HFT चल रही है, सो उसके थ्रू शायद बन सकता है। तो अगर जिसको ऑप्शन बाइंग करना भी है तो थोड़ा आपको कोडिंग वगैरह और आपको एल्गो ट्रेडिंग की तरफ मूव करना पड़ेगा, जहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ा कम रोल प्ले करती है।
वैसे धन पे हमारे ऐसे एल्गोज हैं जहां पर आपको सिर्फ एल्गो का सब्सक्रिप्शन हाँ। लेना है और वो एल्गो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करता बेस्ट है। रहेगा। तो अभी धन के साथ है तो ऑलरेडी आप लोगों ने डेटा और वो सारी चीज़ें करके ही कर रहे हो तो Yes, yes, yes. ईजी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैनुअली करना डिफिकल्ट है, एल्गो के थ्रू सब्सक्राइब करके आप खुद से करके कर रहे हो तो थोड़ा वहाँ पे चांसेस हैं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनेगा। Perfect, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, सो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर आपका व्यू बुलिश था और आपने कॉल बाय किया होता तो आपको एक ही केस था जहाँ पैसा बना, बाकी 4 केस में आपको नुकसान हो रहा है। Correct. ठीक है। वहीं पे सेम व्यू, आपका बुलिश ही व्यू है लेकिन आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो उसके लिए आपको पुट बेचना पड़ेगा। आपने पुट सेल किया, मार्केट बुलिश है तो भी पैसा बनेगा, मार्केट साइडवेज टू बुलिश हुआ, धीरे धीरे करके ऊपर गया तब भी आपका पैसा बनेगा, पूरा पैसा बनेगा, पूरा क्रेडिट जीरो होगा। ठीक है। इवन साइडवेज भी गया मार्केट, आपने लेट्स से 26,000 था, आपने 26,000 का पुट भी बेचा है और वो 26,000 का अराउंड ही एक्सपायर हो रहा, तब भी पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि एट द मनी का भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, वो भी जीरो होगा। तो पूरा पैसा आप 3 सिनेरियो में तो बना ही रहे हो। फिर अब बात कर लेते हैं कि बुलिश आपका व्यू था बट आप धीरे धीरे साइडवेज टू बेरिश हो गया। तो जैसे साइडवेज टू बुलिश में बायर के केस में था कि या तो छोटा ब्रेक इवन होगा या छोटा लॉस या छोटा प्रॉफिट, तो ऑप्शन सेलिंग में भी है। सो जो साइडवेज टू बेरिश है, लेट्स से मार्केट इज ट्रेडिंग एट 26,000 और आपने 25,800 की पुट बेची थी और मार्केट धीरे 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 करके 25,900 पे भी आपके स्पॉट से 100 पॉइंट नीचे भी क्लोज हो रहा है तो भी 25,800 जो आपने पुट बेची तो वो जीरो हो जाएगा। तो साइडवेज टू बेरिश में भी चांसेस हैं थोड़े कि आप पैसा बना लेंगे और सिर्फ बेरिश ही है एक ही सिनेरियो जहाँ पे लॉस होगा। तो यहाँ पे क्लियर कट कंपैरिजन आपको पता चल जाता है कि ऑप्शन बाई कर रहे हो तो एक ही सिनेरियो जहाँ पैसा बनेगा, ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपके पास 4 सिनेरियोज हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पैसा बनाने की। अब जो अनलिमिटेड रिस्क वाला होता है तो उसके लिए हेजिंग कर लो, हेज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्योर हेज स्ट्रैटेजी है, तो बहुत ईजी टू यूज़, बहुत पीसफुल, लोग पीसफुल इन्वेस्टिंग करते हैं, मैं पीसफुल ट्रेडिंग करता हूँ। वो हम स्ट्रैटेजी जब देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत पीसफुल है। तो आइडियली जो आपने ये 5 लाइंस बनाई हुई है यहाँ पर, इसमें से जो नीचे वाली 2 लाइंस है साइडवेज टू बियरिश वाली और जो साइडवेज वाली है, ये भी ग्रीन कलर की होनी चाहिए क्योंकि ये भी आपको प्रॉफिट देकर जा सकती है ना, राइट? थोड़ा हाँ, साइडवेज वाला तो पक्का से आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। नीचे वाला डिपेंड करता है आपका स्ट्राइक कौन सा है, प्रीमियम कौन सा था, उस पर डिपेंड बट चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट बन भी सकता है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। अब सर नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, एक आइडियल स्ट्रैटेजी। अब मैं जैसे स्टार्टिंग बोला कि मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो हमेशा ये सोचो कि बड़े ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं और आपको अपनी स्किल भी उसी हिसाब से डेवलप करनी चाहिए। पैसा हो ना हो डजेंट मैटर, बट आप एटलीस्ट वो स्किल अक्वायर करोगे तो कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शायद आप कर पाओगे। तो ऑप्शन सेलिंग में जो एक फियर है अनलिमिटेड रिस्क का और वो सारी चीज़ें तो है, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। तो मैं कुछ पैरामीटर्स फॉलो करता हूँ कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले। दिस इज वेरी ट्रू एंड आई रियलाइज्ड इट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्रेडिट स्विस के टाइम पर जब CS बैंकरप्ट हो रहा था या एक्वायर होना था, उस समय आई मिसअंडरस्टूड द रिस्क। ओके, आई बी ऑनेस्ट, मैं एज्यूम नहीं कर पाया था, मैं सोच नहीं पाया था कि इतनी बड़ी गेम हो सकती है कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है तो कोई ना कोई तो बचा ही लेगा उसको। बट CS का शेयर मंडे को जब खुला तो वो 76% डाउन था अपने फ्राइडे वाले क्लोज से। डाउ जोन्स रात को अराउंड कुछ 30,000 के आसपास रेंज में हुआ करता था, 3-3.5% के आसपास नीचे तक गया था वो। निफ्टी ने वहां पर बॉटम मारा और 5 मिनट सस्टेन करके ऊपर निकल गई। ग्लैडली मैं उस 5 मिनट में बच पाया, लेकिन अगर मैंने वहां पर पोजीशन काट दी होती तो इट वाज अ ह्यूज लॉस फॉर मी। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई वुड से कि ब्लैक स्वैन इवेंट का रिस्क जो है वो बहुत ही रियल रिस्क होता है, रियल है और लोग सडनली कहीं से भी आ जाएगा, आ सकता है कभी भी। जैसे मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ कि हमारे जो इंडियन आर्मी है, जो भी बॉर्डर पे इंडियन आर्मी है वो रोज खड़ी होती है, वहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी है, बहुत पैसा खर्च होता है, बट लोग हैं। और ऐसा नहीं कि रोज वॉर हो रही है, लेकिन वो एक दिन जब बुरा होगा ना उसके लिए वो डेली प्रिपरेशन कर रही है। वेरी गुड एग्जाम्पल। तो सेम आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करते हो ना तो आपको प्रिपरेशन रोज करनी पड़ेगी। एक भी दिन ऐसा नहीं हो सकता है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि चलो बिना हेज के चले जाते हैं या मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी स्ट्रैडल बेच के चले जाते हैं। वो एक बुरा दिन आएगा ना और आपका सब लेके चला जाएगा, आपकी सालों का मेहनत, एटलीस्ट महीनों का प्रॉफिट तो डेफिनेटली लेके चला जाएगा। सर अगर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में हो तो 40-50% उड़ जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है। सो मेरा ये है कि आपको उस एक बुरे दिन के लिए हर रोज तैयारी करके जानी है। जीत की तैयारी एक कुछ ऐड आया था ना, तो वैसा वो जीत की तैयारी रोज करनी है। वो रोज नुकसान होगा, जो आप हेज बाय कर रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा क्रेडिट जा रहा है, बट वो आपको सस्टेन करेगा उस बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक खड़े रहने के लिए। सो जो रिस्क है
जो कि एक ऑप्शन सेलर्स जनरली अवॉइड करते हैं। और ये पैरामीटर्स बस फॉलो कर लेना, बड़े कैपिटल से भी ट्रेड कर पाएंगे, कभी कोई रिस्क भी नहीं रहेगा उनको, ठीक है। और इन पैरामीटर्स को फॉलो करके ही मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। आज जो स्ट्रैटेजी दूंगा वो ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा क्विक समरी देख लेते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स है सर, जो अगर कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है या ऑप्शन सेलिंग करने की सोच रहा है और जो स्ट्रैटेजी वो फॉलो करने जा रहा है, तो उसको एटलीस्ट ये पैरामीटर्स चेक कर लेने चाहिए कि मेरी स्ट्रैटेजी पैरामीटर्स पे सही खरी उतर रही है कि नहीं। अगर है, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, सारे पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपने एक स्केलेबल स्ट्रैटेजी क्रैक कर ली है और आप उस पर पैसा डाल सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिस्क फ्री फ्रॉम ब्लैक शॉन इवेंट। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी कोई नहीं करनी जहाँ पे ब्लैक शॉन इवेंट का रिस्क हो, लाइक स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, पुट बेच देना, ठीक है, या इवन जो पुट क्रेडिट स्प्रेड करते हैं जहाँ पे एक फैट रिस्क होता है, वो सारी स्ट्रैटेजी नहीं करनी है। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी करनी है जहाँ पे अगर कल को गैप डाउन हो गया, लोअर सर्किट लग गई 5%, 10%, आप पीसफुली बैठ सको। आपको ये फियर ना हो कि ट्रम्प क्या बोलेगा, कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाहे कुछ भी, ठीक है, तब जाके आप बड़ा कैपिटल डिप्लॉय कर पाओगे पीसफुली। तो पहला पैरामीटर होता है कि ब्लैक शॉन इवेंट रिस्क फ्री होना चाहिए। सेकेंड है रिस्क ऑफ IB स्पाइक शुड बी कंसिडर्ड। अगर जो लोग फ्रीक्वेंटली मतलब जो लोग ऑप्शन चले रहे वो रिलेट कर पाएंगे कि अगर शॉर्ट वेगा पोजीशन ही होती है हमारी, हम आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डो कुछ भी है, उसका वेगा नेगेटिव होता है पोजीशन का, वहाँ पे अगर IB स्पाइक कर जाए, ठीक है, लेट्स से 10, 20%, 30%, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। आपको नुकसान होना ही होना है। आपके प्रीमियम एक्सपैंड करेंगे बिकॉज ऑफ वेगा, और आप हेल्पलेस फील करते हो। Correct. तो आप ऐसी मतलब अगर आप समझो कि बड़ा पोजीशन आपने ले रखा है और IB स्पाइक करने लगे, तो कितना भी एडजस्टमेंट करोगे सारे प्रीमियम्स एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉल साइड के भी, पुट साइड के भी, तो वहाँ पे पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि मेरे को ऐसी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी जहाँ पे IB स्पाइक एटलीस्ट ना हो या बहुत कम के बराबर, ठीक है। थर्ड आता है रिस्क ऑफ गामा स्पाइक। ये 2024 में बहुत टॉक ऑफ द टाउन था कि जीन स्ट्रीट की वजह से कि ₹2 के प्रीमियम 200 को हो गई। मुझे एक डेट याद नहीं आ रहा, अप्रैल या जून में हुआ था। निफ्टी 1 मिनट में 200 पॉइंट का गैप डाउन कह रहा हूँ, 200 पॉइंट का फॉल आया था। उस दिन लोगों के एल्गो के SL जंप हो गए, 10%, 12% फट गया, लोगों के लॉसेस हुए, और ₹2 के प्रीमियम 250, 500 चले गए। तो अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजीज कर रहे हो जहाँ पे गामा का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, लाइक अगर 0 DT करते हो स्पेसिफिकली, जिस दिन गामा सबसे हाई होता है, और कभी ऐसी सिचुएशन आई, तो फिर आपके 10-12% उड़ जाएंगे इवन इन इंट्राडे। फिर क्या करोगे? फिर हिम्मत नहीं होती है कि अगर आपके पास 1 करोड़ की पोजीशन थी, उसमें 10 लाख का नुकसान हो जाए तो अगले दिन ट्रेड डालो। मोर देन मॉनेटरी लॉस, इट इज अ साइकोलॉजिकल लॉस, ठीक है, फियर आ जाता है, राइट। तो गामा का रिस्क नहीं होना चाहिए, वेगा का रिस्क नहीं होना चाहिए, ब्लैक शॉन इवेंट से फुल प्रूफ होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, शुड नॉट ट्रेड एनी फैट रिस्क स्ट्रैटेजी स्पेशली ऑन डाउन साइड, करेक्ट। क्योंकि पिछले जो बड़ा गैप अप हुआ था, अपर सर्किट लगी थी, वो 2009 में हुआ था। मैं उस ट्रेड का पार्ट था। आई होप कि फेवर में गया था, फिर अच्छा है। लेकिन अगर गैप डाउन की बात करें, बड़े गैप डाउन की बात करें, लोअर सर्किट की बात करें, अभी 7 अप्रैल को हुआ था 2025 में, ठीक है। 2024 में भी 17 जनवरी को बैंक निफ्टी ओपनड गैप डाउन बाय 1600 पॉइंट्स, राइट, ठीक है। कोविड पीरियड में बहुत बार हुआ, ठीक है, 3-4 बार हुआ था लोअर सर्किट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग अ बिग गैप डाउन इज वेरी हाई कंपेयर टू गैप अप। रादर आपने जिस पीरियड की बात करी, 2008 में 2-3 बार हुआ था, 2009 में हुआ था, 2009 में जिस दिन सत्यम का वो केस हुआ था 7 जनवरी को, उस दिन मार्केट चलती, मार्केट में द मार्केट वाज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। 2009 में सिर्फ वो एक दिन था जब आप 18 मई की आप बात कर रहे हैं, जब मार्केट में अपर सर्किट लगे थे। बाकी टाइम उसके बाद से ब्लैक स्वैन इवेंट हमेशा डाउन साइड की तरफ डाउनसाइड ही मोस्टली, यस। तो हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी करनी नहीं है जहाँ पे डाउनसाइड बहुत बड़ा रिस्क हो, राइट। अदरवाइज वही है कि कभी एक दिन आएगा और आपको साल भर की प्रॉफिट चली जाएगी, फिर साइकोलॉजिकल लॉस इतना होगा कि आप उसको कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट आता है ना, लेस एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें सर होता है कि यहाँ फायर फाइटिंग लोग बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऊपर लेके जाओ, मार्केट नीचे आ रहा है तो कॉल को नीचे लेके आओ, ठीक है। सो फायर फाइटिंग होती है। तो मैं भी ये करता था टिल 2022। आई वॉज डूइंग प्रॉपर एडजस्टमेंट वाली स्ट्रैटेजीज एंड लाइक बैटमैन और आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डर। ऐसी सिचुएशन हो जाती थी शाम तक ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि मार्केट ऊपर गया, 2-3 ग्रीन कैंडल्स बनी, आपने कुछ एडजस्टमेंट करी, फिर वहीं से घूम जाएगा। करेक्ट। क्यों, जब नीचे आना था तो ऊपर क्यों किया? ठीक है, फिर तो वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। फिर उसके बाद जब आप अपना टर्मिनल बंद करते हो ना, फैमिली को आप ठीक से टाइम नहीं दे पाते हो, या टाइम भी देते हो तो फ्रस्ट्रेशन में रहता है, चेहरे पे दिखता है। तो जो पैसा आपको सुकून ना दे तो फिर क्या फ़ायदा? करेक्ट।
पैसा सब लोग सुकून के लिए कमा रहे हैं ना, कि फैमिली के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज नहीं हो जहाँ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हो। हालांकि मैं 2017 जनवरी 2024 के बाद मैंने अभी 2 साल होने को है, मैं जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज करता हूँ जहाँ पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, सिर्फ ट्रेड एंड फॉरगेट। राइट, अगर किसी को कोडिंग आती है तो उसको कोड करके एल्गो भी बना सकता है उसका, बट मैं अभी फिलहाल मैनुअली कर रहा हूँ। तो एडजस्टमेंट्स कम होना चाहिए, हायर पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट शुड बी वेरी हाई। अगर आप एलपीटी जिसको बोलते हैं, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, लाइक अगर आप आयरन फ्लाई कर रहे हो, बटरफ्लाई कर रहे हो, इसमें एलपीटी होता है, तो इसमें एडजस्टमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे। तो हम जीरो एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें एचपीटी करना है, हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। राइट, कंसिस्टेंट रिटर्न्स ऑब्वियसली, और लेस स्क्रीन टाइम कम, क्योंकि बहुत सारे लोग फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जॉब है, बिजनेस है, बट वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। राइट, तो हमें मतलब मैं पर्सनली वैसी स्ट्रैटेजी करता हूँ, जैसे मेरा भी और भी बिजनेस है, काम है, तो दिन भर स्क्रीन के सामने चिपके नहीं रह सकते, तो एक अलर्ट लगा दिया, बाकी ट्रेड चल रहा है। तो उस तरीके से ही मैं स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ और ये पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। अभी हम जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, एक एक पैरामीटर आप कोई भी क्रॉस चेक कर लेना, वो स्ट्रैटेजी इन सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर, ये एक बहुत ही वैसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे। एक एक्सपेक्टेशन, आपका एक सेट जो टारगेट है वो क्या है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग में आते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि कितना पैसा बनाना है, दे आर नॉट वेरी क्लियर। राइट, उनको है कि 50,000 लेके आए हैं, रोज़ का 2-4 हज़ार बन जाए। साल के टर्म से पूछोगे, परसेंटेज टर्म से पूछोगे तो कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मेरे फादर बोलते थे कि अगर तुम फुटबॉल खेल रहे हो और गोल पोस्ट हटा दिया जाए, तुम पूरी ज़िंदगी खेलते रहोगे, एक गोल नहीं करोगे। गोल पोस्ट क्लियर होना चाहिए, मेरे को कितना बनाना है। राइट, तो इसकी वजह से मैं अपनी ट्रेडिंग में एक गोल मैंने सेट करा हुआ है कि मेरे को एनुअली 30% के टारगेट्स बनाने हैं। अगर मेरे कैपिटल का 30% में मैं अगर बना रहा हूँ, तो मैं दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स में से रहूँगा। राइट, क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखोगे जो ट्रेडर्स के रिटर्न्स रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स रहे हैं, 18-20% के आसपास ही रहे हैं, और 30% लोगों को कम लग सकता है। लेकिन उस पर मैं एक थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। सो एक्सपेक्टेशन, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो 7% मिलते हैं, एलआईसी में करते हो 7-8% मिलेंगे, गोल्ड में करते हो अगर इंसेप्शन से उसके रिटर्न्स देखें एनुअली तो अराउंड 11-12% है, FD50 में करोगे तो 14-15% है, म्यूचुअल फंड में करोगे तो 16-17% आ जाते हैं, वो भी 15-16 पकड़ लो। सो अगर म्यूचुअल फंड जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयज़ हैं, सब कुछ है उनके पास, इवन जो जिस स्टॉक में वो पैसा डालेंगे वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा, तब भी वो साल के अगर 15-16% ही बना पा रहे हैं। सो ये मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग कि मैं साल के 100% बना पाऊँगा। अगर ऐसा सोचो सिंपल पॉसिबल होता तो वो म्यूचुअल फंड वाले ऐसे लोगों को हायर नहीं कर लेते कि भाई ठीक है, आपके रिटर्न 100% साल के हैं, आप ऐसा करो कि ये 5 करोड़ की सैलरी लो, ये 100 करोड़ का AUM पकड़ो और हमें साल के 50% ही निकाल के दो। राइट, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसलिए कोई बना नहीं पा रहा है। सो एक आइडियल एक्सपेक्टेशन ये है कि महीने के 2-2.5% अगर आप बना रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, म्यूचुअल फंड से आप बेटर कर पा रहे हो। राइट, सो उतना ही मैं लेके चलता हूँ। अब उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा 30% का टारगेट है उसके लिए मैं करता हूँ कि लेट्स से थोड़ा इजी कर देता हूँ कि अगर आपका 10 लाख रुपए हैं, उस 10 लाख रुपए में से 9 लाख रुपए आप या 10 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर दीजिए जीसेक में। अगर आपके पास कितने पैसे हैं? अगर 10 लाख रुपए हैं, वो 10 लाख के 10 लाख आप इन्वेस्ट कर दीजिए जीसेक में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट एक फिक्स रिटर्न वाले वो है, एसेट्स हैं। ठीक है, सो जो जीसेक होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो होते हैं, वो आपको फिक्स 7-8% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। अगर मान लो धन में हमारे पास 10 लाख थे, हमने जीसेक खरीद लिया और धन को बोला कि इसको प्लेज कर दो, प्लेज कर देंगे तो धन क्या करेगा, 10% का हेयर कट काट करके हमें 9 लाख रुपीज़ का कोलेट्रल मार्जिन दे देगा हमें ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि मैं ऑप्शन बाइंग के खिलाफ क्यों रहता हूँ या क्यों बोलता हूँ। जो कोलेट्रल मार्जिन हमें मिला ना 9 लाख रुपीज़ का, उससे आप ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो और फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। इवन धन या कोई भी ब्रोकर उस कोलेट्रल मार्जिन से ऑप्शन बाइंग अलाउ ही नहीं करता। सोचो, उनको ही पता है कि अगर इसको मैं कोलेट्रल मार्जिन दूंगा और ऑप्शन बाइंग अलाउ कर दिया तो उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सो ब्रोकर भी चालाक है, वो बोलते हैं कि ये हमने आपको इंटरेस्ट फ्री हम आपको दे रहे हैं, कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं है 9 लाख रुपए पे, लेकिन इससे आप सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब 9 लाख रुपए हो गए, आपकी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई जीसेक में और 9 लाख रुपीज़ आपको एज अ वर्चुअल मनी मिल गया ट्रेड करने के लिए। और 10 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। हाँ, वो 7.5-8% आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है।
ठीक है, तो 7-8% तो वहाँ से हो गया। बाकी जो 9 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए और कैश ऐड कर दो थोड़ा ऑप्शन बाइंग करने के लिए, हेज वगैरह खरीदने के लिए, तो आपके 10 लाख रुपए हो जाएंगे। उससे आप ट्रेड करोगे। अगर आपने साल भर के 24% भी बना लिए, 24% यानी मंथली का 2%, वीकली का 0.5%, सोचो 10 लाख रुपए पे अगर आप हफ्ते के सिर्फ 5,000 रुपये भी बना रहे हो तो पूरे साल में आप 30% आराम से अचीव कर लोगे। यहाँ पे लोगों को 50,000 डाल के 5,000 चाहिए, हम 10 लाख इन्वेस्ट करके 5,000 रुपये वीकली कमाने का सोच रहे हैं, तब भी हमारे रिटर्न्स क्यूमुलेटिव हो करके बड़ा रिटर्न बन रहा है। ठीक है, वो बोलते हैं ना स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, वही वाली कहानी यहाँ पे कि अगर आप छोटे छोटे अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में आप वो कर दो, फ्रैक्शन में डाल दो, तो आपको ईजिली वो बड़ा रिटर्न बन जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि 7% के आसपास मैं जीसेक से कमा लूंगा और बाकी अप्रॉक्सीमेटली 24% के आसपास मैं मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग से बनाना है, और जो कि महीने का 2% आ रहा है, हफ्ते का 0.5% आ रहा है, तो मेरा टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलो, अभी तो काफ़ी डिस्कशन हो गया, अभी स्ट्रैटेजी वाले पे आ जाए। मैंने बोला कि मैं सिर्फ जीरो डिस्टेंस स्ट्रैटेजी पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, तो ये इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं तो सब तो नहीं कवर कर सकते। आज एक स्ट्रैटेजी HNI स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे। ये उसके कुछ रूल्स हैं, एक एक करके मैं समझाता हूँ। बहुत जो लोग भी हैं प्लीज़ पेन एंड पेपर ले लो, लिख लेना, समझ लेना, तब करना। रादर आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप अपना धन का प्लेटफॉर्म खोल के बैठिए, सो दैट आप ये स्ट्रेटजीज हमारे OT वेब पे एक बार बना के चेक कर लीजिए। जैसे से कुंदन बता रहे हैं आपको, उस तरीके से वहाँ पर स्ट्रेटजी बना के देख लीजिए, क्योंकि जो वो अपने हाथ से ट्राई कर लेंगे वो फिर रियल मार्केट में आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। करेक्ट। आपको स्ट्राइक्स वगैरह समझ में आ जाएगा, पे ऑफ ग्राफ आप तुरंत विजुअली देख सकते हैं। राइट। सो जो स्क्रिप्ट है वो हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अराउंड 4 to 5 डेज हमें इसे होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी अ पोजिशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक्सपायरी है वो बाई वीकली है। बाई वीकली क्यों है? क्योंकि अभी जो एक्सपायरी है निफ्टी की वो ट्यूसडे को हो रही है, बट हमारी जो एंट्री डेट है वो हम मंडे को ही एंटर कर रहे हैं, लेकिन मंडे को एंटर कर रहे हैं ट्यूसडे वाले में नहीं, अगले हफ्ते के ट्यूसडे में। तो इस वजह से बाई वीकली मेंशन करा, सिर्फ एक दिन की वजह से। लेकिन हम होल्ड इसको उसी हफ्ते के लिए कर रहे हैं। हाँ, हमने मंडे को लिया, फ्राइडे एग्जैक्ट, सैटरडे संडे फैमिली टाइम वीकेंड पे। हाँ, वीकेंड पे नहीं कैरी करें, हम स्ट्रेटजी नहीं एकदम टेंशन फ्री होके जाएंगे वीकेंड पे। ठीक है, एंट्री का टाइम मतलब मेरे जो स्ट्रैटेजीज है ना सारी रूल बेस्ड होती है। मेरे को रूल्स मतलब चाहिए, और मेरे को ये स्पेकुलेशन नहीं करना कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं डालूंगा, नीचे जाएगा तो डालूंगा। एक फिक्स रूल, उसको मैंने बैक टेस्ट कर लिया। अब रूल बेस्ड सिस्टम का ये एक बेनिफिट होता है कि आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको बैक टेस्ट कर लिया और फिर हम उसको ट्रेड करते हैं। तो हमारी एंट्री टाइमिंग है 9:45 मंडे को, अगले ट्यूसडे वाली एक्सपायरी के लिए। एवरी मंडे 9:45 आइए, जो स्ट्राइक्स में बता रहा आप ट्रेड डालिए और आप अपना उसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और हमारा जो टारगेट होगा 1% का टारगेट होगा और 1% का स्टॉप लॉस होगा। फिक्स टारगेट, फिक्स स्टॉप लॉस, कोई चार्ट नहीं देखना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, ये हो गया एंट्री और एग्जिट के रूल्स। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया हमारा, और सक्सेस रेट अनडाउटेडली फिर 50% से हाई पे ही आप एम कर रहे होंगे। हाँ, अभी मैं उसका एक्टिव रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। अब स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करें कि ये तो हो गया कि हमें मंडे को आकर के 9:45 पे ट्रेड बनाना है, क्या स्ट्राइक्स चूज करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर स्पॉट हमारा 26,000 है, ठीक है, तो 26,000 से 200 पॉइंट दूर हमें एक कॉल बाय करनी है। ठीक है, 26,000 हमारा स्पॉट है यहाँ पे, तो 200 पॉइंट्स OTM, 26,200 की कॉल X यानी 1 लॉट बाय करना है। ग्रीन है तो बाय है। ठीक है, फिर अगला जो स्ट्राइक होगा वो अगेन 200 पॉइंट और दूर, यानी 400 पॉइंट OTM, अपने को 26,400 की कॉल 3 लॉट सेल करनी है। तो हमने क्या बनाया, 1:3 का कॉल रेशियो। एक ऐसा पे ऑफ ग्राफ बनेगा अनलिमिटेड रिस्क के साथ। तो मैंने बोला हेज कर लेंगे तो अनलिमिटेड रिस्क हमारा कम हो जाएगा, प्लस मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, और आपके अकॉर्डिंग उसका ROI भी बढ़ जाएगा। ROI भी बढ़ जाएगा। सो अभी हम वो चेक करेंगे OT वेब पे। ठीक है, तो हमने 1:3 का कॉल रेशियो बना लिया। अब अगेन 200 पॉइंट दूर जाना है और हमें एक हेज बाय करना है, 26,600 की कॉल 2 लॉट, तो 1:3:2। एक बाय किया, फिर 3 सेल किया, फिर 2 बाय किया, तो इक्वल देखेंगे तो 3 बाय 3 सेल हो गए, तो आपकी जो पोजीशन है वो फुली हेज्ड होगी। और इसमें हमें तीनों ऑप्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना। हाँ, आप आराम से बास्केट बना के एग्जीक्यूट कर दीजिए, आराम पहले बाय करेगा उसके बाद सेल करेगा, आपका मार्जिन बेनिफिट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ये इस पूरे सेटअप में आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी? अराउंड 1.3 1.4 लाख।
एक लॉट तो हमारा टारगेट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 1300 से 1500 रुपए पर लॉट का पर लॉट के हिसाब से, ठीक है। अभी क्योंकि 5 दिन में सिर्फ 3 ही पोजीशन बना रहे हो, तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाएगी। 60 रुपये लग रहे हैं इधर बाई के, 60 रुपये लग रहे हैं सेल के, ठीक है। 120 रुपये ही लगने हैं, ठीक है। अगर आपके पास, मैं जो कहता हूँ कि अगर 10 लाख रुपए नहीं है तो आपको ऑप्शंस तो नहीं करना चाहिए, स्पेशली इस ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स जो है वो 2-2.5% के ही हैं। तो एटलीस्ट अगर 1-2 लाख से करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्या फ़ायदा, उससे अच्छा जॉब कर लो। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या उससे ऊपर का फंड है तो आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी एंड स्ट्राइक सिलेक्शन। आई होप इट इज़ फाइन, राइट। अब आ जाते हैं पे ऑफ ग्राफ पे। सर जब हम पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे देख लो, 26,600 मैंने बाई करी है, 26,800 मैंने सेल करा है, 7 लॉट्स बाई है तो 21 लॉट सेल है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी की तरफ रहे, जैसे अभी 350 का प्राइस चल रहा है, 26,350 का प्राइस चल रहा है, तो उसमें आपने 200 की जगह 250 पॉइंट दूर की कॉल आपने 50 वाले स्ट्राइक्स को थोड़ा अवॉइड करना है। हाँ। अगर हम 350 चल रहे हैं ना तो एट द मनी के हिसाब से 200 पॉइंट देखेंगे तो 550 आएगा। तो 50 वाले में इलिक्विडिटी इशूज होते हैं, तो जब भी 50 है ना, उससे अगले वाले जो 100 वाले स्ट्राइक है उसको एट द मनी आप कंसीडर अगले वाला करें, पिछले वाला ना करें, आगे वाला थोड़ा सेफ्टी रखना है। ओके। तो यहाँ 350 है तो मैंने 400 पकड़ा, 400 से 600 200 पॉइंट दूर बाय किया, फिर 200 पॉइंट दूर की 3 कॉलें आपने सेल कर दी और फिर उससे 200 पॉइंट दूर की 2 कॉलें आपने दोबारा से बाय कर ली। तो जब आप ऐसे बनाओगे तो आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ओके। अब यहाँ पे मैं जो मैंने पैरामीटर्स बताए थे सर, एक बार हम वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई डाउन साइड में कोई रिस्क नहीं है, डाउन साइड पे कोई रिस्क नहीं है। आई वी कब बढ़ती है, जब मार्केट नीचे जाता है। मार्केट नीचे जाएगा तो कोई रिस्क ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अब ये वीकली है, ठीक है। हम इसको फ्राइडे को एग्जिट कर जा रहे हैं, हम अंडे या ट्यूसडे नहीं एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि जो गामा का रिस्क है वो 0DT या 180 में ज़्यादा रहता है, तो वो भी हम अवॉइड कर दे रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है। पीओपी अगर आप इस स्ट्रैटेजी की पीओपी देखोगे तो अबव 80-85% आएगी। तो जितने भी पैरामीटर्स बताए थे सब आ रहा है, yes. ठीक है। सो ये पीसफुली आप इसको कर पाओगे। अब अगर हम इसके बैक टेस्ट की बात करें, इसमें हम एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ प्लीज सर। तो अब अगर मार्केट मान लेते हैं यहाँ से नीचे की तरफ हमारा कोई ब्लैक स्वैन इवेंट नहीं है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो मई 2009 वाला सिनेरियो है जहाँ पर ऊपर की तरफ का ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाता है मेरे पास। सो अब यहाँ से हमारा जो ऊपर वाला प्रॉफिट है वो पहले प्रॉफिट की तरफ जाएगा, फिर वो लॉस की तरफ जाएगा, जो आपका रेड वाला जोन है। उसमें हमारा मैक्सिमम लॉस कितना दिख रहा है इसके अंदर? अराउंड 7 to 8% आपके पूरे कैपिटल का। लेकिन हम 1% का लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अगर देखो, अगर ऊपर जा रहा है, बहुत तेजी से ऊपर गया, 200 300 400 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो आपको जो भी गैप अप में लॉस हुआ तो आपको लेना ही है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, 5% का या 10% का अपर सर्किट लग गई, तो सर्किट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है ना कि 2009 में ही हुआ था, 17 साल हो गए उस बात को, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आपके वेलकम में वो अपर सर्किट लगा था मार्केट ठीक है। सो वही चीज़ है कि अपर सर्किट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं कंपेयर टू लोअर सर्किट, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको कॉल साइड में ही बनाया हुआ है, ठीक है। और हमें अपर सर्किट मैं मान के चलता हूँ नहीं लगेगा, हो सकता है कभी हो तो चलो वो 7-8% चलेगा, 3-4 महीने का प्रॉफिट चला गया, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन डाउन साइड में लेकर चल रहे हो तो वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है, उसमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस केस में भी हमारा ये एक्सट्रीम लॉस है। हाँ, ये हो सकता है मार्केट अगर धीरे धीरे ऊपर जाएगी, चाहे शार्पली जाए, लेकिन सर्किट की फॉर्म में ना जाए, तो भी तो वो पहले पॉजिटिव वाले जोन से होके निकलेगी। हाँ, तो वहाँ प्रॉफिट बढ़ सकता है। वहाँ पे ये जो T+0 लाइन है ना, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये जब मार्केट ऊपर जाता है ना, धीरे धीरे अपलिफ्ट होती रहती है थीटा डीके की वजह से, क्योंकि हम वीकली में कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो एक दिन 2 दिन भी 300-400 पॉइंट ऊपर गया ना, तो ब्लू लाइन ऊपर आ जाते हैं, हमें फेवर करते हैं, हम प्रॉफिट में निकलते हैं। मान लो आज शाम या सुबह ट्रेड डाला 9:45 पे, 1 घंटे में 400 पॉइंट की रैली आ गई, तो वहाँ पे आपको 1% का स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, दैट्स इट। अच्छा, जैसे ही मैंने अपना ट्रेड डाला, इमीडिएटली अगर वो मार्केट ऊपर चली गई, हाँ, तो मुझे वहाँ पर 1% का स्टॉप लॉस लेके निकल जो भी अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, या आपका अगर जब तक एसएल नहीं हिट हुआ है तब तक आप बैठे रहिए, जब एसएल हिट हो गया आपको एग्जिट ले लेना, सिंपल। ओके। और फिर अगर मान लो एसएल हो गया, मैंने मंडे को सुबह स्ट्रैटेजी डाली 9:45 बजे के आसपास, और दोपहर को 1-1:30-2 बजे के आसपास तक मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चली गई, ठीक है, मान लेते हैं। हाँ। अब यहाँ पर मेरा लॉस हो रहा है क्योंकि ब्लू लाइन ऊपर नहीं गई, थीटा डीके नहीं हुआ है मेरा, करेक्ट, और अभी तक वो पॉजिटिव जोन में भी नहीं आया। ऐसे केस में मैं लॉस लिया और मैं बाहर भी हो गया, क्या ट्यूसडे को दोबारा स्ट्रेटेजी क्रिएट करूं? अगले हफ्ते, इस हफ्ते कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी मैंने। ओके, 1% का लॉस लेके मैं बाहर। आप एक हफ्ते में आपका मैक्स लॉस हो चुका है 1% का, अभी दोबारा लोगे, मान लो एक हफ्ते, अभी जो 300-400 पॉइंट आया, यानी कुछ तो वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हुई है, राइट। सो वो वीक को सेटल डाउन होने दो, फिर अगले हफ्ते में ट्रेड करो,
उस हफ्ते में कोई पोजीशन नहीं बना। एक काउंटर थॉट है यहाँ पर जी सर। कि व्हाट इफ अगर मैं ट्यूसडे को बनाता हूँ, एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ ट्यूसडे को बनाया, अब मैं एनीवेज मार्केट में एक हायर विक्स पे स्ट्रेटजी को बना रहा हूँ या फिर एक अच्छे लेवल पे बना रहा हूँ मैं उसको, तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुकी है, मैं तभी लॉस में आया था, तो जैसे मार्केट के नीचे जाने के चांसेस भी ज्यादा हैं, और अगर ऊपर जाने के चांसेस हैं तो शायद इतने नहीं है, और अगर होंगे भी तो वो वापस अगेन जब ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे करके जाएगी, तो वहां पर मुझे प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट आपने कभी इसको ट्राई नहीं किया। मेरा जो मैंने बैक टेस्ट किया, तो मैं बैक टेस्ट जो मैं करता हूँ उसी को ट्रेड करता हूँ। उसके मेरा क्वेश्चन है कि आपने इस थॉट प्रोसेस को बैक टेस्ट किया है? नहीं किया। मेरा है कि अगर एक हफ्ते में 1% का लॉस हो गया, वो मेरे वीक के लिए एनफ है, मैं अब इससे ज्यादा उस वीक में रिस्क नहीं ले सकता। विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, लेकिन अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो ये वाली चीज भी बैक टेस्ट कर सकता है। तो उसमें मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि जिन वीक्स में आप बैक टेस्ट जब करोगे इस स्ट्रैटेजी को, तो जिन वीक्स में आपके लॉसेस हुए हैं ना, वो लॉसेस आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कि उसके बाद एक फ्रेश पोजिशन बनाते तो क्या होता। अगर वो नंबर्स आपके फेवर में आ रहे हैं तो फिर तो आप करो, ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो फिर आप मत करो। लेकिन मैंने सिर्फ मंडे की ही एंट्री लेकर के पोजीशन बनाई है। अगर लॉस हुआ तो वो वीक मेरा गया, अब अगले हफ्ते में इसको रिकवरी होगी, तुरंत नहीं करनी है। रिकवरी के माइंडसेट से काम ही नहीं करना, नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी भाई, इसी हफ्ते निकालना है, ये नहीं, ठीक है, हो गया मेरा 1% का लॉस, मुझे पता है मैं वीक ऑन वीक 1% बना रहा हूँ, इस हफ्ते चलेगा, मैं अगले हफ्ते रिकवर कर लूंगा। लेकिन अगर इस हफ्ते फिर से ले लिया तो 2% और उसमें भी लॉस होगा, 2% हो गया तो पूरा महीना खराब हो गया, बहुत पेनफुल रहेगा। ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकली मैंने बोला ना, स्केलेबल ट्रेडिंग करनी है तो कुछ डिसिप्लिन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो जो होते हैं ना कि कीड़ा रहता है कुछ ना कुछ ट्रेड लेने का, उसको आपको शांत करना पड़ेगा, तब जाके आप एज अ बिजनेस आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट। अब इसमें सर देखो, प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस है ना, मार्केट आपने लेट्स से 26,350 है, ठीक है, अगर ये 350 से ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 26,500 या 600 तक रहता है, इवन 700 भी जाता है, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। स्लोली अगर जाता है तो, हाँ, स्लोली मतलब एक दो दिन, हाँ 2 से 3 दिन लगे इसको 300-400 पॉइंट देने में, तो आपको पैसा आराम से बनेगा, 1% का टारगेट बड़े आराम से मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से जहाँ जो आपका स्पॉट है 26,350 से अगर बहुत नीचे चला गया, लेट्स से 26,000 आ गया, 25,500 आ गया, 1000 पॉइंट का फॉल आ चुका है, फिर वहाँ पे शायद आपको प्रॉफिट ना आए, क्योंकि T+0 लाइन ना जब बाइंग लेग के पास रहता है तो ही अपलिफ्ट होती है, बहुत नीचे चला जाता है तो अपलिफ्ट नहीं होगी। अगर जो क्रेडिट है सिर्फ उतना रियलाइज करोगे, और अगर डेबिट है ट्रेड में तो वो भी रियलाइज करना पड़ेगा। ब्रदर, मेरा एक अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो शेप आपको ये ब्लू लाइन की दिख रही है इस समय, हाँ, जैसे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे वो नीचे की तरफ जा रही है, तो मार्केट जब नीचे जाएगी तो वो और नीचे की तरफ जा रही होगी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा छोटा लॉस होगा। जो डेबिट अगर मान लो 0.3% का 0.4% का डेबिट है, उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और उस केस में भी मुझे फ्राइडे को ही एग्जिट करके जाना है। उस केस में अगर मान लो लेट्स से मेरे ट्रेड में 0.5% का डेबिट था डाउन साइड में, यहाँ इस एरिया में, ठीक है, और मार्केट नीचे जाने लगा 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, बट मेरा 0.5% का है तो मैं उतना ही होगा मैक्स लॉस मुझे, तो मैं बैठा रहूँगा और फ्राइडे तक बैठा रहूँगा कि इनकेस अगर रिवर्सल आता है तो फिर से ये T+0 ऊपर आ जाएगी और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। फ्राइडे तक अगर नहीं आया तो हम फ्राइडे EOD काट के जाएंगे। तो ये रूल पक्का है कि मंडे मॉर्निंग को 9:45 पे स्ट्रेटेजी बनेगी, यस, फ्राइडे शाम को 3:15 पे स्ट्रेटेजी से एग्जिट हो जाएगा हमारा, यस। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे कौन से स्ट्राइक्स हैं वो डिसाइडेड है, 200, 400, 600 वाले पॉइंट्स हमारे वो डिसाइडेड है हमारे। ये तीनों रूल्स हमारे, हम इसको मूव नहीं कर रहे, 1% प्रॉफिट 1% लॉस, ये रूल को मूव नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा बीच में अगर मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा हो जाता है और लॉस अगर थोड़ा सा हो जाता है, वो मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी मेकिंग पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी हमारा जो लेफ्ट वाला जोन है वो ग्रीन वाला है, हाँ, वो कभी कभी रेड भी होता होगा। हाँ बिल्कुल, लो विक्स में जब जैसे अभी आप बनाओगे तो 0.4, 0.5 का नीचे साइड में आपको लॉस रहेगा, बट वो बनाना है। अगर डेबिट में भी ट्रेड है तो वो अगर आपके बाइंग लेग के आसपास ट्रेड रहता है तो ब्लू लाइन ऊपर जाती है तो वहाँ पे प्रॉफिट आता है। अभी मैं अगर आपको बैक टेस्ट इसके दिखाऊं तो मैंने 17 वीक मैंने करा है सितंबर से ही, उससे पहले नहीं किया, क्योंकि ये पहले क्या था, थर्सडे एक्सपायरी थी, ठीक है, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे एंड देन 2 दिन का वीकेंड आ जाता है। वीकेंड पे ओवरनाइट रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, तो इस वजह से थर्सडे से पहले वाली एक्सपायरी में मैंने इसको बैक टेस्ट नहीं किया। अभी ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो मंडे टू फ्राइडे हम बिना वीकेंड के कैरी कर पा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सितंबर से ही बैक टेस्ट किया हुआ है इस स्ट्रैटेजी को। आउट ऑफ 17 वीक्स 4 वीक में हमें लॉसेस हुए हैं और 13 वीक हमें प्रॉफिट है। 76% की एक्यूरेसी आई है टिल टुडे, राइट। और इसमें अभी आप देख सकते हो कि पिछले 1.5-2 महीने से
विक्स एकदम कितना एकदम बॉटम पे है, लो है, बहुत ठीक ज़्यादा है। low है। तो इवन मोस्टली ट्रेड्स में हमें 0.5%, 0.6%, 0.7% तक के एबिट मिले हैं, बट डिस्पाइट हैविंग डाउन साइड ऑन एबिट, तब भी हमें इस स्ट्रैटेजी ने पैसा बना के दिया। अगर आप एवरेज प्रॉफिट देखोगे तो 8,100 का है, और एवरेज लॉस देखोगे तो 6,200 का है। तो आरआर के कंपैरिजन में भी करोगे तो आरआर इज बेटर, राइट जो कि ऑप्शन सेलिंग में जनरली लोग नहीं अचीव कर पाते, राइट राइट राइट। ठीक है। और इसने जो रिटर्न दिया 8% का, अभी बहुत लोग हो सकते हैं कि 4 महीने में 8% तो बड़ा कम है, बट सोचो सर 4 महीने में 8% बन रहे हैं ना, यानी महीने के 2% हो रहे हैं, हमें बनाना कितना 24%, 6-7% तो हमें जीसेक से मिल गया, हो गया 30%। वो भी ये स्ट्रैटेजी लो विक्स में हमें ये पैसा बना के दे रही है। अभी हाई विक्स होगा तो रिटर्न्स ज़्यादा बनेंगे। लेकिन कुंदन, हाई विक्स के टाइम पर हमारा रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर हमारे गैप अप गैप डाउन भी तो ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि अगर मान लो क्रेडिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेट्स से हमने 200 पॉइंट दूर बनाया, हमें क्रेडिट मिल रहा है 1% या 1.5% का, तो हमें 0.5-0.6% से ज़्यादा क्रेडिट लेके नहीं जाना है। तो अगर 200 पॉइंट पे हमें लेट्स से 1.5% आ रहा है, तो हम 300 पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएंगे, 400 पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएंगे, 400 पॉइंट दूर बना के फिर 400, 600, 800, और डाउन साइड में 0.5-0.6 का ही क्रेडिट लेके जाना, उससे ज़्यादा लेके नहीं जाना, मोस्टली नहीं बनेगा। अच्छा, तो इसमें रूल हम ये बोल सकते हैं कि डाउन साइड पे हमें 0.5-0.6% का क्रेडिट लेकर जाना है, हाँ, सिर्फ उससे ज़्यादा नहीं उससे ऊपर जाना। का नहीं लेकर जाना Yes. है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप अपने जो स्पॉट से जो डिस्टेंस है, फर्स्ट लेग की डिस्टेंस है, उसको थोड़ा शिफ्ट करके दूर चले जाओ, तो आप और बच सभी को जाओगे। इक्वी डिस्टेंट फिर दूर कर दो उसके यस, अंदर। तो बेसिकली कैन वी से कि जो हमारी वो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही थी वहाँ पर, वो थोड़ा सा लाइन से ऊपर या थोड़ा सा लाइन से नीचे, बस इतना हमें लेकर जाना है, हमें वहाँ पर बड़ा प्रीमियम नहीं चाहिए। बड़ा प्रीमियम नहीं खाना है। अगर आप बड़ा प्रीमियम खाओगे, मान लो इंडिया विक्स लेट्स से स्टार्टेड ट्रेडिंग एट 20 के आसपास चल रहा है, 200 पॉइंट उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ग्रीन कैंडल चली जाएगी, और आपने क्रेडिट तो खाया 2.5% का, 3% का, अगर नीचे जाएगा तो 2.5-3% आ जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन वो 200 पॉइंट ऊपर गया आपका ऐसे लेट हो जाएगा। तो उसको दूर लेके जाओ, 600 पॉइंट दूर पे, 600 पॉइंट दूर पे जाओ, नीचे 0.5% ही लेके जाओ, ताकि जब मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ब्लू लाइन आपको फेवर करे, आपका पैसा बने। अगर आज मान लेते हैं, आज हम जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओवर द वीकेंड ही डोनाल्ड ट्रंप ने, या मैं बोलूँ यूएस ने, वेनेजुएला पे कुछ मिसाइल्स फायर करी थी और वहाँ पे प्रेसिडेंट को कैप्चर किया है। ऐसे केस में आज तो विक्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आज विक्स 6-7% अब था, हाँ मतलब 6-7% है, बट वो उतना नहीं, 22-23 के ऊपर विक्स नहीं गया है, नहीं, मान लेते हैं। yes. सो अगर वो मान लेते हैं कि 22 चला गया होता है इस समय, तो भी आप ये स्ट्रैटेजी मंडे को बना रहे होते हैं? बिल्कुल बना रहा होता सर। 0.5% का मुझे क्रेडिट चाहिए, तो अगर 22 पे है ना, तो ये स्ट्रैटेजी आपको फर्स्ट बैंक लेगा आराम से 800 to 1000 पॉइंट दूर बैठाई रहेगी आपको। तो आप 1000 पॉइंट दूर हो, उसके भी 200 पॉइंट दूर सेल किया हुआ है, तो वो क्रेडिट और डेबिट जो है वो हमें ये स्ट्रैटेजी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है कि अगर ज़्यादा विक्स है, ज़्यादा प्रीमियम है, तो मैं दूर बैठा रहूँगा। ओके, सो रूल ये है हमारा कि विक्स मैटर नहीं करता है, नहीं। लेकिन हमें आधे % से ऊपर का क्रेडिट नहीं लेके जाना, हमें ग्रीड ज़्यादा नहीं रखनी है बेसिकली। Okay. 0.5% क्रेडिट पे आपको आराम से 1% का टारगेट आ जाएगा, ब्लू लाइन ऊपर जाएगी, आपका पैसा बन जाएगा। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन दिख रहा है वो 10,000 रुपीज़ के आसपास का दिख रहा है। हाँ, अब तो क्योंकि आप ये strategy- पूरा जो बैक टेस्ट रिपोर्ट है ना, ये 10 लाख के कैपिटल पे, ठीक है, तो 10 लाख पे जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अराउंड 1% के आसपास का है, विच इज़ अ वेरी नॉमिनल थिंग। हाँ, जो कि आपका मतलब इतना तो रिस्क ले सकते हैं। अभी अगर ये स्ट्रेटजी हमारी, अभी अगर हम मान लेते हैं कि हमारी एक्सपायरी ट्यूसडे से शिफ्ट होके थर्सडे को हो जाती है वापस, मान लेते हैं। सो 2 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पर। पहला कि उस केस में स्ट्रेटजी में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा सो दैट मैं फिर भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर पाऊँ? सर थोड़ा दिक्कत तो आएगा, देखो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई। ओवरनाइट रिस्क कैरी करने में इंटरेस्टेड हूँ मैं, मुझे कोई फर्क नहीं है उस चीज़ को, मान लेते हैं हाँ, अभी ओवरनाइट रिस्क इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, तो मुझे करनी चाहिए स्ट्रेटजी, नहीं करनी चाहिए? तो फिर उसमें मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता हूँ अपना, कि जब भी थर्सडे को वापस से शिफ्ट होता है, आप 3-4 महीना मत करो ट्रेड, ठीक है। 3-4 महीना आप ही जो मंडे को ले रहे थे, बेसिकली हम क्या करें, एक्सपायरी से एक दिन पहले एंट्री ले रहे हैं, अभी थर्सडे हो गए तो हम वेडनेसडे को एंट्री लेंगे, तो 3-4 महीना आप मत ट्रेड करो, और 3-4 महीना वो देखो कि जब मैं वेडनेसडे को एंट्री बना के और पोजीशन ले रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है। बेस्ड ऑन द डेटा आप फिर से धीरे धीरे ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि देखो स्ट्रक्चरल चेंजेस मैं बोलता हूँ इनको, और जब भी मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो मेरा ये मानना है कि इंसान को थोड़ा 1-2 महीने का ब्रेक वैसे भी ले लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद हो नवंबर 2024 में जब वीकली एक्सपायरी हटाई गई थी, तो नवंबर 2024 से लेकर के फरवरी तक विक्स और प्रीमियम बहुत रैंडम बिहेव कर रहे थे, राइट।
राइट क्योंकि एक बहुत बहुत लोग HFT बंद हुई क्योंकि बैंक निफ्टी बंद हो गया, एल्गो बंद हो गए, तो लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो वहाँ पे मेरा ये है कि जब भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं ना, आप थोड़ा थोड़ा सेट डाउन करो, 1-2 महीना ऑब्जर्व करो, देखो बिहेवियर क्या है, फिर जाके थोड़ा बैक टेस्ट कर लो कि जो मैं स्ट्रैटेजी करने वाला हूँ क्या इस नए रिजीम में भी ये काम कर रहा है, फिर आप करिए। व्हाट इफ इस स्ट्रैटेजी को मैं निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में ट्राई करना चाहूँ तो? अभी बैंक निफ्टी सर वीकली ऑप्शन है ही नहीं ना, अगर मंथली पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे? मंथली में फिर उसके फिर स्ट्राइक सिलेक्शन अलग हो जाएगा, डिस्टेंस अलग हो जाएगी, 200 पे तो नहीं चल सकता। 200 पे तो नहीं चलेगा। हाँ, खैर तो बैंक निफ्टी वैसे भी 200 पे नहीं चलेगा, नहीं but चलेगा। मान तो लेते फिर हैं। आपको 1000 पॉइंट दूर, 500 पॉइंट, वो देखो मैंने जो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज बनाई है ना, ये सारे कॉल रेशियोज के ही वेरिएशन है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो इसमें फिर निफ्टी भी स्ट्रैटेजी है, निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है, ठीक है, सेंसेक्स भी है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, और अलग अलग DT है, जैसे 3D है, ये 2D है, मतलब 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ठीक है, ये मंथली है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक सिमिलर कॉन्सेप्ट को 2 दिन पहले बना के देखता हूँ, 3 दिन पहले बना के देखता हूँ। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि होली ग्रेल है आपको इसी को ट्रेड करना है। आप टेक इट एज अ कॉन्सेप्ट कि मैंने एक कॉल रेशियो का कॉन्सेप्ट सीखा जहाँ पे जीरो एडजस्टमेंट पे मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप कॉल रेशियो के अराउंड और प्ले करिए, बैंक निफ्टी में प्ले करिए, और सेंसेक्स में करिए, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आउटकम आएगा, और आपको वो ट्रायल एरर करना पड़ेगा खुद से। एक स्ट्रैटेजी बनाने में मुझे 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। अभी जो मंडे 945 आया, ऐसा नहीं है कि मंडे 940 मैंने अचानक से कर दिया। 316 पे ट्राई किया, नहीं कुछ ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे। ट्यूसडे ट्राई किया, लॉसेस हो रहे थे। थर्सडे ट्राई किया, लॉसेस हो रहे थे। तो फिर एक पॉइंट जहाँ पे कम लॉसेस हो रहे हैं, जहाँ पे अच्छा RR मिल रहा है, तो फिर हम उसको फाइनलाइज करने। तो मेहनत तो करनी पड़ती है सर। बिना, अगर आप एक स्केलेबल ट्रेडर आप बड़े लेवल पे ट्रेड करना चाहते हो, आपको खुद मैनुअली मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपको स्ट्रैटेजी बनाई अगर दे भी दे तो कन्विक्शन नहीं रहेगा। पैसा कन्विक्शन से बनता है, पैसा कन्विक्शन सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं बनता है। मैं आपको बोल दूँ कि सर ये करो, नहीं कर पाओगे, आपको बड़ा पैसा नहीं। लेकिन जब आपने वो स्ट्रैटेजी पे खुद काम किया है ना, खुद के लॉजिक्स आपने यूज़ किए, तो आपको कन्विक्शन रहेगा, तब आप पैसा डाल सकते हो, तब आप पैसा वहाँ पे बना भी सकते हो। स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, कन्विक्शन और साइकोलॉजी से बनता है। इस स्ट्रैटेजी में हम एवरेजिंग भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 1% का लॉस नहीं हुआ, हाँ। अभी 0.5% का लॉस है, और तो वहाँ पर अगर मेरी प्रोबेबिलिटी अच्छी है 80% के आसपास या 76% के आसपास, जो आपके रिजल्ट्स ने भी शो किया, सो वहाँ पर अगर आधे % का या 0.25% का लॉस है, तो वहाँ पर मैं एवरेजिंग करके एक और लॉट डाल दूँ, या फिर एक और क्वांटिटी डाल दूँ मैं वहाँ पर, जो भी क्वांटिटी डाल दूँ। मैं सजेस्ट नहीं करता। जैसे आप ऐसे समझो 20 लाख रुपए हैं, ठीक है, अगर आप एवरेज करने का प्लान करते हो तो आपको इनिशियली पोजीशन फिर 10 लाख से बनानी पड़ेगी। तभी तो 10 लाख से फिर बाद में हर बार एवरेज एवरेजिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, और हर बार नहीं बनेगा। तो जो 10 लाख पे आपने 1% बनाया, तो ओवरऑल 20 लाख पे 0.5 बने। राइट। तो जीरो एडजस्टमेंट है, हमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करना है कि सरप्लस रखना है, हम अपना फुल कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं एवरेजिंग सजेस्ट नहीं करता। ओके। सो कुंदन, आपने हमें ये भी बता दिया है कि कितना कैपिटल चाहिए। आपके अकॉर्डिंग 10 लाख रुपये का कैपिटल अगर होगा तो स्ट्रैटेजी ट्रेड करने का फायदा है। वैसे स्टार्ट तो 5 लाख से भी किया जा सकता है। प्रैक्टिस करने के लिए आप 1.5-2 लाख से भी कर लो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के लिए। मतलब 2-3 महीना आप देखो कि पहले कैसा काम कर रहा है, ROI आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हैं। एक बार में मैं कभी सजेस्ट नहीं करना। दुनिया के किसी से भी कोई स्ट्रैटेजी सीखें आप, सो पहले उस स्ट्रैटेजी को जाके पहले बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट में देखिए, लोग कहते हैं बैक टेस्ट से का कोई फ़ायदा नहीं होता, या पेपर ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। एटलीस्ट ये तो पता चल जाता है ना कि जो स्ट्रैटेजी करो वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। करेक्ट। साइकोलॉजी तो बाद में आएगी ना, बाद में आएगी। करेक्ट। तो पहले उसको बैक टेस्ट करिए, वहाँ पे अच्छे नंबर्स दिखे, फिर उसको फॉरवर्ड टेस्ट करिए। चाहे एक लॉट से कर सकते छोटे हैं, कैपिटल से। हाँ, छोटे कैपिटल से 3-4 महीना करिए। जब लगे कि नहीं छोटे कैपिटल से रिटर्न्स बन रहे हैं, देन ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। कि पहले एक लॉट कर रहे थे, फिर 3 किया, फिर 5 किया, फिर 10, फिर 15। तो वो एक प्रोसेस जाएगा 8 महीने का, साल भर का। तब जाके आपको वो धीरे धीरे स्ट्रैटेजी के सारे इफ एंड बट आपको समझ में आ जाएंगे, और वो ट्रेड आपको बहुत कुछ सिखा देगा, जो हम शायद यहाँ पे ना सिखा पाए। ओके। 2 क्वेश्चंस यहाँ पर। जी सर। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा अरे क्वेश्चंस नहीं, मेरे को ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस में को बहुत मजा आता है। ओके, सो एक क्वेश्चन, वेरी ऑनेस्ट आंसर, व्हाट कैन गो रॉन्ग इसमें? अपर सर्किट जाएगी तो बहुत नुकसान होगा, मतलब बहुत ऐसे 7-8% का नुकसान हो सकता है। ओके। अपर सर्किट लगी तो 5% का अगर गैप अप खुला, देन यू विल लूज 7-8% एट डे। लेकिन हम इमीडिएटली एग्जिट कर जाएंगे। इमीडिएटली एग्जिट होल्ड नहीं करना, नहीं करेंगे। VR जो जिसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क बार बोलते हैं, वो 7-8% का है इसमें। तो अगर कभी 5% की अपर सर्किट लगेगी तो यू विल लूज दैट डे 6-7%, जो कि प्रोबेबिलिटी कम है, बट अभी पास्ट में नहीं हुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में नहीं होगा, हो सकता है।
क्या पता इंडिया बहुत शार्पली ग्रो करे और अपर सर्किट लगने शुरू हो जाए। मैं यही बोलता हूँ कि एक रात में ऐसा क्या हो जाएगा कि पूरी दुनिया में इतने उत्साह का माहौल है कि गैप खुल गया। द मार्केट नीड्स 200 reasons to go up and one to come down. यस, तो downsides are sharper compared to the upsides. तो इस वजह से ही मैं ऐसे ट्रेड्स लेता हूँ जहाँ पे डाउन साइड में कुछ ज़्यादा टेंशन ना हो। हाँ। Second question, can we also apply this on some शांत टाइप के स्टॉक्स जैसे कि ITC हो गया या फार्मास्यूटिकल, FMCG, हम वहाँ पर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं? देखो पर्सनली क्या मेरा व्यू है इंडेक्स और स्टॉक्स पे क्या है, इंडेक्स पे क्या होता है ना कि जो सर्किट लगने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। स्टॉक्स में देखोगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, चाहे कोई भी स्टॉक, लेकिन प्रीमियम ज़्यादा मिल जाएगा, मैं प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा, मिल जाएगी मुझे, प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। बट अब यहाँ पे हम अगर लेट्स से 1 करोड़ पे मैंने डाले हुए हैं इंडेक्स में, तो पहली बात तो इक्विटी है, मैं आराम से 1 शेयर की पोजीशन मार्केट ऑर्डर में पंच कर सकता हूँ। नहीं, वो मैं 1 करोड़ इक्विटी में 1 करोड़ निफ्टी में डाला हुआ है। हाँ, 10 लाख रुपए ITC में डाले जा सकते हैं, ITC में डाले जा सकते हैं। लेकिन वही है, वो अपर सर्किट का जो रिस्क फैक्टर है ना, तो मेरी साइकोलॉजी अलाउ नहीं करती। मैं पर्सनली सर बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ। मेरे को है कि मेरे को टेस्ट मैच खेलना है। मैं भी कंजर्वेटिव हूँ, लेकिन मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, क्योंकि हर कोई हमारी तरह कंजर्वेटिव नहीं हो सकता। सबका कुछ लोग एग्रेसिव रिस्क एपेटाइट, हाँ रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, अलग-अलग तो कॉल रेशियोज कैन बी डन इन स्टॉक्स, बट वही हेज पास करके करिए। जो VR है ना, वैल्यू एट रिस्क, उसको थोड़ा कम करिए। आपके स्टॉक ऑप्शंस में क्रेडिट ज़्यादा है, प्रीमियम्स अच्छे हैं, तो हेज को बहुत दूर ना करो। आप उस तरीके से थोड़ा डिज़ाइन ट्विकिंग करनी पड़ेगी कि जो आउटर हेज हम ले रहे हैं, एक तो पहला बाई है, दूसरा सेल है, जो आउटर हेज है उसको हम थोड़ा पास रखें, सो दैट अगर कल को बहुत बड़ा गैप अप होता भी है तो आपको बहुत मेजर लॉस ना हो। या फिर जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं उनमें ना किया जाए, ना करो। हाँ, जो बियरिश ट्रेंड में चल रहे हैं उनमें ज़्यादा किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते या हो। साइडवेज है तो उसमें जो साइडवेज है, प्लस अगर कोई उस स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है उस मंथ में, तो उस मंथ में आप उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट है तो कुछ भी हो सकता है, तो अवॉइड कर दो तो हो जाएगा। आपने तीनों कॉल्स यूज़ करी हैं, अगर हम तीनों पुट्स यूज़ करें तो भी चलेगा? फिर वही है ना सर, डाउन साइड का जो हम अप साइड में रिस्क लेके जा रहे हैं वो डाउन साइड में आ जाएगा रिस्क, और गैप डाउन हुआ तो हो जाएगा 7-8% का नुकसान। तो वो जो साइकोलॉजिकल हिट होगा वो कॉल साइड में उसकी प्रोबेबिलिटी होने की बहुत कम है, पुट साइड में ज़्यादा है। इसको मैं इस पॉइंट से सोच रहा था जी कि कभी कभी पुट्स के प्रीमियम बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं, तो उस केस में मैं पुट वाला स्प्रेड बना लूँ इस टाइप से, और जहाँ पर कॉल्स के अच्छे मिल रहे हैं वहाँ पर मैं कॉल वाला बना लूँ। बिल्कुल बना सकते हैं, बट अगेन मेरा सारा क्वेश्चन आंसर घुमा के आता है बैक टेस्टिंग एंड डेटा पे, कि अगर आपको पुट साइड में बनाना है, जिसको भी करना है, कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया ना 200 मैं जितने भी क्वेश्चन है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसको इस तरीके से बैक टेस्ट करूँ तो आपको क्या लगता है कि रिजल्ट्स आ सकते हैं? रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट्स फॉर श्योर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बट एक इसमें पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि सर अगर हम नेचुरली देखें ना, मार्केट का नेचर है कि बुलिश रहता है। अगर आप हर महीने की एक कॉल बेचो और एक पुट बेचो 500 पॉइंट दूर पे, पिछले 10 साल का डेटा निकालोगे तो पुट जो बेचा है वो आपको प्रॉफिट में देगा, कॉल वाला आपको नुकसान देगा, ठीक है। अगर एक फिक्स स्टॉप लॉस पे हम काट रहे हैं तो इसमें जो प्रॉफिट है, मार्केट आपके स्पॉट से थोड़ा ऊपर रह रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, मार्केट आपके स्पॉट से नीचे चला गया जहाँ पे एंट्री ले तो नुकसान होगा या थोड़ा कम प्रॉफिट आएगा। तो कॉल साइड में है तो मार्केट का जो नेचर होता है अपसाइड जाने का, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। जब आप पुट रेशियो बना रहे हो तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो जो पतली लाइन, तो वो आपको रियलाइज बार बार करना पड़ेगा, जहाँ पे शायद आपको 1% के टारगेट फ्रीक्वेंटली हिट ना हो, जो कि कॉल साइड में हो रहा है। तो वो डेटा जब आप बैक टेस्ट करोगे तो ही आपको एक्चुअल रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी जो ओवरऑल व्यू मेरा ये है कि जो मार्केट का नेचर है बुलिश होता है, और ये स्ट्रैटेजी आपको आपके स्पॉट के आसपास रहेगा तो पैसा देगा, बाइंग लेग के आसपास रहेगा। अब हम पुट साइड जब करेंगे तो स्पॉट से 200 पॉइंट नीचे जाके बाई कर रहे हैं, तो वहाँ से नीचे आना पड़ेगा मार्केट को। फिर परफेक्ट। बस एक लास्ट फेवर मुझे आपसे और चाहिए, एक बार सारे के सारे पॉइंट्स, सो दैट वी ऑल ऑन द सेम पेज। ठीक है, एक बार सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने मुंह से एक बार बता देंगे कि ये पॉइंट क्या क्या हमें करना है। मैं बोलता हूँ और आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत होऊंगा तो। सो मंडे मॉर्निंग को हम ट्यूसडे को जब तक एक्सपायरी चल रही है उसको बेस मानते हुए अगले ट्यूसडे वाली स्ट्राइक में हम काम करेंगे। ठीक है, अगले ट्यूसडे वाली एक्सपायरी में हम काम करेंगे। सही है, 9:45 पे स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। हाँ, अगर विक्स 12, 13, 14 के आसपास चल रहा है तो 200 पॉइंट दूर का ऑप्शन हम खरीदेंगे, और 2 ऑप्शन 400 पॉइंट दूर, 3 ऑप्शन 400 पॉइंट दूर के हम बेचेंगे, और 600 पॉइंट दूर के 2 ऑप्शन हम दोबारा खरीद लेंगे। तो हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.25 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, 1.6 समथिंग, 1.5-1.6 लाख के आसपास का रहेगा, और 1% के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, 1% के आसपास का टारगेट रहेगा। अगर विक्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होगा, मेरे खुद के लिए जो एक थ्रेशोल्ड है विक्स का
20 से ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, और 23 से ऊपर मैं खुद पर्सनली हाँ, ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूँ नहीं वहाँ पर। करना चाहिए, तो वो रूल आपके लिए भी इम्प्लीमेंट होता है, और या फिर आप ऑप्शन के स्ट्राइक्स को बहुत ज़्यादा दूर करते दूर हैं? कर जाते हैं, सिंपल। 200 पॉइंट की जगह आप उसको 700-800 1000 पॉइंट दूर लेना हाँ, आप चाहते दूर हैं बैठ जाओ, बहुत दूर बैठ जाओ, तो कि फिर आपको आप सिर्फ आधे % का क्रेडिट लेना है क्रेडिट बस। लेना है। यस, और अगर 1% रिटर्न आएगा, 1% ऐसा लाएगा, हम स्टॉप लॉस लेकर टारगेट लेकर बाहर निकल जाएंगे, तुरंत और फ्राइडे शाम को मार्केट से एग्जिट होना ही होना है, होना ही होना है। और यस, दैट्स इट। और कोई रूल? दैट्स इट, और कुछ ना, आपने सब कुछ So, बहुत अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कवर कर दिया, और ये सिंपल है भी। ये सिंपल है भी। आई वुड गिव मतलब दिस क्रेडिट टू यू कि आपने इतना सिंपल बनाया है कि थोड़ी देर के अंदर वो याद भी हो गया है पूरा का सारी पूरा। स्ट्रैटेजी जितनी भी मैंने बनाया सर, सिंपल ही बनाया। मेरे को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं पसंद है, और मैं जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे वो स्ट्रैटेजी उतना पैसा नहीं देती है। सिंपल रखो, बैक टेस्ट करो, पैसा आपको थोड़ा थोड़ा बनाइए, आपका बन जाएगा। लोगों को प्रॉब्लम क्या, ग्रीड ज़्यादा है। एक दिन में अमीर बनना है, एक महीने में अमीर बनना है, नहीं होता है। कोई नहीं बने, कोई बिजनेस बना के नहीं देता। राइट राइट। आप वो टारगेट रखिए कि मुझे 10 साल बाद अमीर होना है, या मेरे पास एक कॉर्पस है, मेरे को थोड़ा थोड़ा पैसा और चाहिए। लंबे पीरियड तक अमीर रहना है। यस, तो फिर शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो फिर वो ख़त्म भी हो जाओगे। राइट राइट, राइट। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस रहता है, और वही मैं तभी सर 9 साल हो गए मुझे। फरवरी 2017 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, और अब तक तभी सर्वाइव कर पाया हूँ जब मैंने हीरो ज़ीरो ट्रेड्स नहीं लिए हैं। मुझे याद आता है रशिया यूक्रेन वाला था, तो मेरा भाई जिस दिन वो लाइक अटैक हुआ था तो बहुत मार्केट बेरिश था, तो मेरा भाई मेरे को बहुत फोर्स कर रहा था कि पुट्स खरीद के जाओ, पुट्स खरीद के जाओ, पुट्स खरीद, बट मैं नहीं करके गया। और अगले दिन मैं अभी चार्ट अगर दिखा सकता हूँ, कोई भी जाके चेक कर सकता, फरवरी में हुआ था शायद 2023 में। 24 फरवरी हाँ 2022 हाँ को। हाँ, 22-23 का था। अगले दिन गैप अप हुआ था मार्केट। सो अगर मैं एक बड़ी पोजीशन पुट खरीद के जाता तो मुझे अगले दिन नुकसान होता। तो वो माइंडसेट नहीं रखना है कि मुझे एक दिन में कुछ अमीर हो जाऊंगा। लॉटरी नहीं है, टेक इट एज अ बिजनेस। इसको कंसिडर करिए कि मेरे को छोटा 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 पैसा स्मॉल लाना और इसको लार्ज बनाना है। करेक्ट करेक्ट। Yes. Thank you so much, Kundan. It was a Thank you, wonderful sir. interaction with you, and it was genuinely very insightful interaction. Thank you so I much, would sir. My say, pleasure. मतलब on a lighter note, आप अपनी एज छुपा रहे हैं, क्योंकि आपने जितनी समझदारी वाली बातें करी हैं वो 27 साल की एज में सुनना थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। सर मैं कहीं भी, अभी बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट्स, बहुत सारे पॉडकास्ट, अभी ऑफलाइन इवेंट्स में मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे जो बाकी स्पीकर होते हैं उनकी एज भाई 40-45 के आसपास होती है। मैं जब जाता हूँ तो वहाँ पे जो सामने ऑडियंस रहती है वो भी 40-45 के आसपास रहती है। थोड़ा बच्चे की तरह ट्रीट करता है, लेकिन फिर मेरे को बताना पड़ता है कि भाई ये देखो यहाँ हमने किया हुआ है, तो फिर वो सीरियसली लेते हैं। नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बोलता है, आपकी बातों में नजर आता है। दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। थैंक यू सो मच सर, आपने, थैंक्स फॉर दिस आई मीन आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने ऐसे ऐसे दिन रहे होंगे जहाँ पे अपने 18 घंटे 20 घंटे सिर्फ टेस्टिंग ही करी होगी। अभी भी करता हूँ सर, अभी भी करते होगे। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, मार्केट मुझे हर 6 महीने पे एक थप्पड़ मारता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं अभी भी मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता। मैं एकदम एग्जैक्ट डेट वाइज बता दूंगा। पहला मुझे थप्पड़ लगा था 2023 में ए मंथ में, ठीक है। सो उस समय बैंक निफ्टी 2 महीने में 7000 पॉइंट ऊपर चली गई थी। अच्छा। मार्च और अप्रैल के मंथ में, तो मेरे को 6-6.5% का ड्रॉडाउन आ गया था उस टाइम पे। तो वो मेरे को लगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ ये अब इससे नहीं होगा, तो फिर मैंने इवॉल्व किया, एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। फिर अगस्त तक मैंने रिकवर किया, वो चला अच्छे से। फिर 17 जनवरी 2024, ठीक है, मेरे को बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला 1700 पॉइंट, ठीक है। उस दिन मेरे पास 1.8 CR के आसपास पोजीशन थी। फॉर्चुनेटली मैं ओवर एजिंग करता था उस टाइम पे। तो ओवर एजिंग में क्या होता है कि अगर आपके 100 लॉट बाई हैं, 300 सेल हैं, तो 400 बाय करके जाओगे आप, तो वो आपकी ब्लू लाइन ऐसे होती है, ठीक है। तो मेरे ये जो पीक था ना वहाँ पे खुला, मैं 3 लाख के प्रॉफिट में निकला। लेकिन ऐसा था कि अगर वो बीच में कहीं खुलता तो मेरे को बड़ा नुकसान होता, या ओवर एज करके नहीं जाता तो मेरे को बड़ा नुकसान होता। तो उस दिन मेरे को लगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता। फिर से मैं इवॉल्व हुआ, ठीक है। फिर आता है नवंबर 2024, मैं वीकली स्ट्रैटेजी मेरी अच्छी चल रही थी, फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सब खत्म। फिर मेरे को लगा फिर से मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर 3-4 महीने लिया, ये सारी स्ट्रैटेजी बनी, अभी चल रहा है। तो मेरे को मार्केट टाइम टू टाइम रियलाइज कराता रहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, जिसको और यही एवोल्यूशन का पार्ट है एक्चुअली। हाँ, मतलब आपको अगर इस सीखना बंद कर दोगे तो ट्रेडर में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और मार्केट इज द बेस्ट टीचर। राइट। वो आप उससे सीखते रहिए, कभी ईगो मत लाइए। मार्केट आप पूरे मार्केट के बहुत छोटे हिस्से हैं। राइट। सो वो मैं हमेशा फोकस करता हूँ, हर रोज 1 घंटा 2 घंटा कुछ ना कुछ बैक टेस्ट हो रहा है। अभी तो एल्गोस के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो बहुत ईजी हो गया बैक टेस्ट करना, अदरवाइज तो मैनुअली हम कर। सो सर एक ही चीज़ रही है, आपने बोला ना एक्सपीरियंस, तो वो इसलिए क्योंकि मैं टाइम बहुत ज़्यादा देता हूँ, मेरे को मार्केट से प्यार है।
मतलब मेरी शादी होने वाली है अभी रिसेंटली में, बट मेरे को अब मेरी वाइफ को मैंने बोल रखा है कि ट्रेडिंग से ऊपर शायद तुम नहीं हो। उसको बुरा लगता है बट सच्चाई यही है। और प्यार है, जुनून है, तभी कर पा रहे हैं। और इस उम्र में ये सब हम आपके सामने बैठे हैं धन के प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू सो मच सर। मैं इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँगा, कमिंग दिस फ्रॉम यू। सच्चा मतलब आप लोग इतने एक्सपीरियंस हो और मैं एक छोटा बच्चा, आप लोग जब बोलते हो तो लगता है कुछ तो बेहतर कर रहे हैं। आप मुझे मेरी उम्र का एहसास दिला रहे हैं। Sorry. Thank you so much for your time. Thank you so much for your effort and doing this for us. It was genuinely a wonderful interaction with you. आपने सब कुछ बहुत दिल से बताया है और मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, एज कुंदन राइटली मेंशन, आप सभी को उसको पहले बैक टेस्ट कर लेना चाहिए, उसको फॉरवर्ड टेस्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ मेक श्योर अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा एंड डाउनलोड धन ऐप राइट अवे। एंड ऑल्सो आपका इस स्ट्रैटेजी को लेकर या कुंदन से कोई भी क्वेश्चन है आप उसको कमेंट्स में जरूर डालिएगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं उनसे टाइम लेकर आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली लाकर दूंगा। सो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि गलती से या जान के कुंदन ने अपनी बहुत सारी लिस्ट हमें दिखाई थी जहां पर वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे थे। सो आई विल बी कमिंग बैक टू यू कुंदन वंस अगेन, मे बी फॉर सम अदर स्ट्रैटेजी। तो पहले देखते हैं हम। आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत पसंद आएंगी, लेकिन मैं डेफिनेटली वापस आऊंगा आपके पास ये सब कुछ सीखने के लिए। इट्स माय प्लेजर सर। थैंक यू सो मच गाइस। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.